हेलो यार, प्रेम भैया। और आज की इस वीडियो हम लोग कंप्लीट क्लास 10 की हिंदी को एक वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं। अगर तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा भाई, बस ये वीडियो, एक सिंगल वीडियो कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूं ये वीडियो करने के बाद तुम्हारे 80 मार्क्स से तुम्हारा हिंदी का पेपर हो रहा है 70 मार्क्स का। मैं तुम्हें पेपर बता दूंगा और तुम्हें अगर नहीं आता तो पूरी हिंदी सिखा दूंगा। अगर तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूं आई एम ओके विथ यू, सब कुछ बता दूंगा एक वीडियो में, सब कुछ सिखा दूंगा। जैसे आईटी मैंने सब कुछ बता दिया, सारे पेपर में सेम आ गए, हिंदी में भी सब कुछ एक वीडियो में 80 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। मैं वो बंदा हूं यार जिसने अपनी क्लास 10 की हिंदी में 92 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे बात को? मैं तुम्हें आराम से बता सकता हूं कि हिंदी में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट बता दूंगा कि क्या क्या आएगा। एक वीडियो तुम रुक जाओ, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, आंसर के साथ हर चीज, लेटर राइटिंग, हर कुछ जो भी आ रहा है हिंदी में, तुम्हारा क्या बोलता है, अनुच्छेद, जितनी भी चीजें आ रही है सब मैं एक वीडियो में बता दूंगा। मेरी बात को समझ लो। पहले जो तुम्हारा पत्र आ रहा है पूरा दोनों पत्र बता दूंगा, सोल्यूशन के साथ सही तरीका क्या पत्र। उसके अलावा तुम्हारा ईमेल लेखन 4 नंबर का वो बता दूंगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, विज्ञापन लेखन किस तरीका का सही तरीका क्या है, 5 में 5 कैसे मिलेगा वो बता दूंगा। उसके अलावा जितने तुम्हारे आ रहे ये तुम्हारा बायोडाटा, स्वीकृति लेखन, सारी बता दूंगा किस तरीके से टेबल बना के लिखना। उसके अलावा सारे क्वेश्चन आंसर, जो हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर जो एकदम छपने वाले पेपर में सोल्यूशन के साथ, वो भी बता दूंगा। तो सब कुछ एक सिंगल वीडियो में जो 30 नंबर के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं सारे, वो तो एकदम बिल्कुल मैं मेन लेके चल रहा हूं, इसको मैं कवर करूंगा सब कुछ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू से लेके अंत तक ये वीडियो देख लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई, गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं तुम्हारे, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, आई एम ओके विथ यू, एक वीडियो बस तुम रुक जाओ, ये सारे क्वेश्चन कर लो, ये सारी चीजें कर लो, कॉपी पेन लेके बैठना, सब कुछ इस वीडियो में करा दूंगा, सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, जो मेरे को 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है, पूरा झोंक दूंगा कि तुम कैसे 100 आउट ऑफ 100 हिंदी में स्कोर कर सकते हो। समझ रहे बात को? स्टार्ट करते हैं। रात भर मैंने मेहनत करी है तो हेयर स्टाइल वगैरह पे मत जाना, तो वो चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन आंसर भी कर दूंगा, सब कुछ। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लेटर से स्टार्ट करें। हिंदी तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, ध्यान रखना। 80 मार्क्स में तुम्हारा पत्र लेखन पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। पहले पत्र वगैरह कर लेते हैं, हम लोग पत्र कर लेते हैं, ईमेल लेखन सब कुछ कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ठीक है? और तुमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मैं फिर बोल रहा हूं यार, कर लो, क्योंकि एसएसटी का ही पूरा पेपर, सोशल साइंस का, मैं इस चैनल पे देने वाला। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि एसएसटी वाली वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए टाइम पे। एसएसटी में 2 वीडियोस मैप भी देने वाला हूं पूरा, तो भाई कंप्लीट करके कर लो सब्सक्राइब, ठीक है? कर लिया होगा सब्सक्राइब, कर लिया होगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं पहले तुम्हारा लेटर राइटिंग क्या आएगा, एग्जैक्ट क्या लेटर आएगा भैया बता दे रहा हूं। पहला तुम्हारा लेटर आएगा, एक औपचारिक आएगा, एक अनौपचारिक आएगा, एक फॉर्मल लेटर आएगा, एक इनफॉर्मल लेटर आएगा। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? फॉर्मल मतलब औपचारिक। फॉर्मल लेटर वो होता है जो प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल को लिखते हैं, वगैरह वगैरह को लिखते हैं, या किसी बड़े कद के व्यक्ति को लिखते हैं। और इनफॉर्मल क्या हो गया भैया? उसको अनौपचारिक बोलते हैं, जो भाई को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं, दादा को लिखते हैं, दादी को लिखते हैं, इस तरीके को, दोस्त को लिखते हैं, प्रिय मित्र करके। तो दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा पेपर में, ध्यान रखना, वो तुम्हारा लेटर रहेगा। ध्यान रखना, लेटर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूं। अब यहां पर तुम्हें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, आप बोलेगा, आप एक फॉर्मल रहेगा, एक औपचारिक रहेगा, एक अनौपचारिक रहेगा, ठीक है? इजी कौन सा पड़ेगा भैया? इजी फॉर्मल वाला पड़ेगा, जो तुम्हारा औपचारिक रहेगा, जो तुम किसी महोदय को लिखते हो, सुनते हो ना कि प्रधानाचार्य महोदय, जो प्रिंसिपल को जैसे लिखते हो, ठीक है? टू द प्रिंसिपल को लिखते हो जैसे हिंदी में जो लिखते हो, तो वो वाला लेटर तुम्हारा इजी पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारा इनफॉर्मल रहेगा वो लंबा पड़ेगा। तो कैसे लिखना, क्या लिखना, दोनों बता देता हूं भाई, कोई टेंशन नहीं। तो पहला तुम्हारा क्या, आप आदित्य या आदित्य है, आपके दादाजी खेलों में अधिक रुचि रखते हैं, ठीक है? ठीक है, ओलंपिक खेल 2024 भारत के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए लगभग 100 शब्दों में दादाजी को पत्र लिखे। पहला तो वो है, ये ओलंपिक 2024 जो हुआ है वो दादाजी को पत्र लिखने के लिए बोल रहा था। थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसके बारे में हम लोग सेकंड में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग क्या चर्चा करेंगे, अथवा में जो रहता है, ये वाला जो तुम्हारा औपचारिक रहता है, इसमें तुम्हारा क्या, आप आदित्य और आदिति है, फिर से वही पूछा, बोला आपके मोहल्ले में आवारा पशुओं की समस्या बहुत बढ़ गई है, आवारा पशु बहुत बढ़ गए होंगे, वगैरह वगैरह, गाय बैल कुत्ते बहुत बढ़ गए होंगे, ठीक है? उसके अलावा तुम्हारा क्या बोल रहा है कि इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय नगर पालिका को बोल सकता है, या फिर तुम्हें बोल सकता है कि प्रिंसिपल को लिखने, किसी को भी लिखने बोल सकता है, नगर पालिका अध्यक्ष को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखे। तो कैसे लिखना है ये मैं इसका फॉर्मेट बता दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान समझना। अब नगर पालिका वाला पहले हम लोग देख रहे थे, फिर दादाजी वाला देखेंगे। तो अब तुम्हें देखो, यही आदित्य वाला क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना बिल्कुल। नगर पालिका का अध्यक्ष को वही वाला लिखने बोल रहा है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना, नगर पालिका को पत्र, ठीक है? ऊपर में तुमने लिख दिया। अब तुम्हें कोई एड्रेस दिखाना है, झूठा एड्रेस तो यहां पर दिया हुआ नहीं, तो कोई एड्रेस बना के लिख दो, 27/6 तुम्हारा कहाँ होगा, नई दिल्ली, ठीक है? तो ये तुम्हें एड्रेस लिखना है। एड्रेस पहले तुमने झूठा बना के लिख दिया, क्योंकि लेटर में तो तुम्हें दिया हुआ नहीं है। अब उसके बाद तुम्हें दिनांक लिखना है, जिस दिनांक में तुम एग्जाम दे रहे हो वो दिनांक लिख देना। तो तुम जो भी जिस तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, या तुम्हारा 2 तारीख को तो एग्जाम है, तो 2 और 2026 2026 2 मार्च को, जो 2 मार्च को साथ ना, तो 2-3, ठीक है? वैसे डेट इधर उधर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो बात को? डेट इधर उधर भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है।
तो 2026 तुमने डेट लिख दिया, दिनांक लिख दिया, ठीक है। सेकंड में तुम्हें फिर सेवा में के बाद तुम क्या प्रधानाचार्य लिखते हो प्रिंसिपल को, यहां पर लिखना तुम्हें अध्यक्ष महोदय नगर पालिका, या फिर तुम लिखोगे अगर प्रिंसिपल को लिखते हो लिखो प्रधानाचार्य, और जो स्कूल का नाम है जैसे डीएवी नाम है स्कूल का, तो डीएवी स्कूल, या फिर तुम्हारा कोई और सेंट्रल स्कूल, तो जो भी रहता है इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोई झूठा एड्रेस बनाओगे कि महुआ रोड नई दिल्ली, की एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तुम्हें इन जनरल हिंदी में एड्रेस देते नहीं है, तो ये वाला तुमने बना दिया, एकदम एग्जैक्ट यही आएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे ही कोई लेटर आएगा, पहले तुम बेसिक समझो कि भैया किसी भी तरीका का, मान लो यहाँ पर पालिका के अध्यक्ष को दिया, वहां पर प्रिंसिपल को आगे तो कैसे लिखोगे, तो एकदम सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट पकड़ने की चीज है। कोई पहले एड्रेस दोगे, दिनांक दोगे, फिर लिखोगे सेवा में ये वाला लाइन, फिर तुम लिखोगे जो इसका डेजिग्नेशन है कि जहां पर है, उसके बाद उसका एड्रेस, काम हो गया। फिर तुमने लिखा विषय, जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखता है क्या, मोहल्ले में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु पत्र, ठीक है, हेतु लिखना पड़ेगा वहां पे। फिर लिखना तुम्हें महोदय मैं आदित्य, अब तुम्हें अपना एड्रेस देना है, महोदय मैं आदित्य, अब तुम्हें अपना एड्रेस देना, आदित्य खगड़िया नगर का निवासी हूं और हमारे मोहल्ले में बड़ी समस्या, आवारा पशु घूमते हैं जिसके कारण मोहल्ले में समस्या बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो उसके बारे में तुम सारी चीजें लिखोगे, तुम देख लो दुर्घटना बढ़ जाती है, सारी चीजें हो रही है, उसके बाद तुम सारी अंत तक, उसके बाद कंक्लूजन दोगे, पशुओं के लिए उचित आश्रम की व्यवस्था करें, ये तुम बताओगे कि क्या क्या करना है, वो भी बताना है तुम्हें। उसके बाद इनकी संख्या का नियंत्रित करना है, उसके बाद धन्यवाद भवदीय, और उसके बाद आदित्य। अगर तुम लड़की हो तो आदित्य लिखोगे, कहा गया आप आदित्य या अदिति या आदित्य है, तो लड़की हो तो आदित्य लिखोगे, लड़के हो तो आदित्य लिखोगे, तो ये 5 नंबर का तुम्हारा लेटर बनेगा। मैं बोलूंगा ये वाला लिखना, क्योंकि यार देखो अगर तुम अनौपचारिक लिखते हो दादाजी को लिखो तो ये लंबा पड़ेगा, फिर तुम दिख रहा दोनों में डिफरेंस दिख रहा भाई साहब, देखो यहाँ देखो डिफरेंस दिख रहा होगा। ये कहां से निकाला भैया, ये ग्रंथ बुक से निकाला जो मैं साल भर में लेने बोल रहा था, वहां से निकाला है, तो इससे एक्यूरेट हो नहीं सकता चीजें, समझ रहे बात को। तो ये दोनों में डिफरेंस तुम्हें दिख रहा हो। अब यहाँ पर अब दादाजी को बताना ओलंपिक गेम के बारे में दूसरा वाला, ये भी देख लो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये वाला लिखो, अगर लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम्हें वही करना, दादाजी को पत्र ऊपर में लिखना, फिर लिखना है आप परीक्षा भवन, जहां से तुम लिख रहे हो वहां से, फिर जयपुर, जहां से लिख रहे हो वहां से लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हें अपना एड्रेस लिखना है, पहले सेंडर एड्रेस, अनौपचारिक में ही होता है, पहले सेंडर एड्रेस लिखा, अपना एड्रेस लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा, ठीक है। सेंडर एड्रेस जो तुम सेंड कर रहे हो, कहाँ गया यार, तुम लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता, सेंडर एड्रेस, ठीक है। सेंडर एड्रेस तुमने सबसे पहले इसमें लिख दिया, ठीक है। उसमें क्या लिखा था, उसमें कौन सा एड्रेस लिखा था, उसमें लिखा था तुमने अपना, इसमें भी पहले सेंडर एड्रेस था, फिर रिसीवर एड्रेस था, ठीक है। फिर जयपुर तुमने लिखा, फिर तुमने दिनांक दे दिया, वही कोई भी दिनांक दे दिया, एग्जाम का दिनांक दे देना। आदरणीय दादाजी सादर चरण स्पर्श, ये तुम्हें लिखोगे, ज्यादा दादाजी का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं, पूरा आशा करता हूं बढ़िया होंगे, तो सारी चीजें लिखोगे। अब ओलंपिक गेम के बारे में तुम जानकारी दोगे, झूठी जानकारी दे दो, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब इंडिया बहुत अच्छा वहां पे कर रही है ओलंपिक गेम में, मैं बहुत खुश हूं। फलाना खिलाड़ी के बारे में तुम बता दो कि कोई खिलाड़ी है सानिया राय जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ओलंपिक में, उसने 7 गोल्ड जीत लिए हैं, इस तरीके से बना के लिखोगे, समझ रहे हो बात को। और उसके बाद तुम क्या करो, अंत कैसे करोगे, छुट्टी पर मैं घर आऊंगा, इतना बोलोगे दादाजी के बारे में। उसके बाद आपका प्रिय पोता आदित्य, और लड़की होता आदित्य लिखोगे, तो यहां पर काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे बात को। इसमें फॉर्मेलिटी थोड़ी कम है, ठीक है, यहां पर थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ता है, बस समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा दोनों लेटर कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 जो तुम्हारा पेपर में होगा, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारी 2 चीजें होगी, एक तुम्हारा ईमेल होगा, एक बायोडाटा होगा। बायोडाटा क्या है, एक स्वीकृति लेखन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाटा। बायोडाटा स्वीकृति का मतलब होता है बायोडाटा। जैसे तुम्हारा ये, तो तुम्हारा कोई बायोडाटा हो, तुम्हारा नाम क्या है, सारी चीजें, तुम्हारा पेरेंट्स का नाम क्या है, उसका तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कितने ग्रेड लाए, तो किसी का भी बायोडाटा होता है। तुम अगर क्रिकेट ही खेलते हो, तुम्हारा क्रिकेट का स्टैट क्या है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा तुम्हारा ईमेल लिखा होगा। भैया आप क्या सजेस्ट करोगे, मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 में अथवा दिया हुआ, तो मैं ईमेल के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बायोडाटा लंबा जाएगा। क्लियर बता रहा हूं, शॉर्ट में करो, क्योंकि वहां टाइम कम रहता है हिंदी के पेपर में। क्लियर बता रहा हूं, मैंने खुद हिंदी में 92 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है हिंदी में, समझ रहे बात को। तो करना क्या है, पहले तो मेरी बात को समझो। अब देखो पहला का या खा, दोनों में एक करना है, तो जो तुम्हें आंसर लिख रहे थे तुम का ही लिख रहे हो, तो तुम्हें पहले सिंप्लीफाई करना है, 14 का मैं खा लिख रहा हूं या 14 का लिख रहा हूं, समझ रहे बात को, तब तुम्हें अच्छा रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें बोल रहा है आप हम लोग आते क्वेश्चन पे बायोडाटा और ईमेल पे, क्या क्या अच्छा रहेगा वो देखने वाली चीज है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग ईमेल देखते हैं, फिर हम लोग बायोडाटा देखेंगे। आप तुम्हारा भवा या भव्या या भव्य, ठीक है, लड़की के लिए भव्या और लड़की के लिए भव्य। विद्यालय में नामकरण के समय आपकी जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई है। विद्यालय में तुम्हें नाम लिखा ना, वहां जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई, उसके लिए तुम्हें 10वीं के पंजीकरण के पहले आपको क्या बोलता है, सुधरवाना चाहते हैं, ठीक है। 10वीं के एग्जाम से पहले जन्म तिथि में सुधार हेतु निवेदन करते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखे। अब ईमेल कैसे लिखा है, जिन बच्चों को, जो बच्चे मेल करना जानते हैं वो जानते हैं कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ईमेल लिखने में ध्यान रखना, 14 का खा जैसे यहाँ पे लिखा उस तरीके से लिखना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टू लिखना है, या तुम्हें लिखना क्या प्रेषित लिखना, प्रेषिति,
ठीक है। यहाँ टू अगर इंग्लिश में लिखोगे तो हो सकता है वो काट दे, तो मत लिखना ये चीज, ये वाला प्रेस्टी लिखना, ठीक है। टू भी मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। principal@gmail.com ये सही ईमेल है, सही तरीका है भाई, इससे सही तरीका नहीं हो सकता पूरे इंडिया में। ये इस तरीके से लिखोगे। पहले तुम्हें टू किसको लिखना है, तुम्हारा आईडी क्या है, फ्रॉम प्रेरक कौन है, ठीक है, एबीसीडी करके लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, @gmail.com कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीसी, एक सीसी कार्बन कॉपी भी रहता है जो वाइस प्रिंसिपल को जाता है, तो वाइस प्रिंसिपल का @ झूठा लगा दोगे, ठीक है, सीसी भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा 3 हो गया। फिर तुम्हारा बीसीसी हो गया, किसको दे रहे हो वो, और सब्जेक्ट क्या, विषय क्या है, ये तुम लिखोगे। तो ये तुम्हारा ईमेल का फॉर्मेट है भाई, ध्यान से देख लेना, ठीक है। 3-4 फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट देना जरूरी है, समझ रहे हो। फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर बीसीसी लिखोगे, ठीक, किसको जा रहा है वो वाला, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा महोदय के बाद तुम्हें वही लिखना है कि निवेदन है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं विद्यालय में नामकरण के समय पिताजी को मेरी जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई थी, उसको सुधारवार कराना, क्या उस सारी चीज तुम बताओगे। और फिर तुम बोलोगे इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, आशा करता हूं कि आप इसको सही कर दोगे, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। जैसे तुम लिखते रहो पहले अवकाश हेतु पत्र लिखते रहे, याद है ना, तो उसके लिए तुम फिर वो लिखोगे। उसके बाद तुम लिखोगे धन्यवाद भवदीय और भव्य कुमार, ये चीज लिखना है, धन्यवाद भवदीय भव्य कुमार, और दिनांक लिखना है, जो डेट, जिस डेट पे तुम लिख रहे हो ये वाला ईमेल, वो डेट तुम्हें लास्ट में नीचे में लिख देना, जो एग्जाम की डेट होगी तुम्हारी। तो ये तुम्हारा ईमेल हो गया। मेरे को लगता है ये शॉर्ट है, बेटर है अगर फॉर्मेट याद करोगे तो। अब तुम्हारा दूसरा वाला जो चीज है, दूसरा जो है तुम्हारा ये है स्वीकृति लिखना। स्वीकृति लिखने में बायोडाटा रहता है। अब यहां पर बोल रहा है कि वो भव्य है और तुम्हें अपने पुस्तकालय के विज्ञान में स्थान डिग्री बीएलबी लिया है, प्राप्त किया, कोई बीएलबी की डिग्री प्राप्त हुई है आपको, आपके क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी खाली है, मतलब कि आपके पास कोई डिग्री और नौकरी खाली है, उसके लिए आपको बायोडाटा देना बोलता है, रेज्यूमे। तुमने सुना होगा रेज्यूमे, किसी भी नौकरी के लिए चाहिए तो उसको बोलता है बायोडाटा। जरूरी नहीं रेज्यूमे के बारे में, किसी चीज का भी बायोडाटा हो सकता है। स्वीकृति का मतलब किसी भी चीज का बायोडाटा, यहां जो बायोडाटा है वहां रेज्यूमे के बारे में बात हो रही है। तो अब बोल रहा उत्तर पद के लिए आवेदन करते हेतु लगभग 80 शब्दों में स्वीकृति तैयार कीजिए। अब स्वीकृति का मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारा बायोडाटा, तो अब तुम्हें बायोडाटा तैयार करना, कैसे करोगे बायोडाटा तैयार। अब देखो इसका क्या फॉर्मेट होता है, जैसे 14 का क्या लिखा तुमने, फॉर्मेट क्या होता है बिल्कुल ध्यान से देखना। सेवा में पहले लिख दो, ऊपर स्वीकृति लेखन, ठीक है। अब तुम लिखो क्या है, सेवा में सविनय महोदय, सचिव महोदय, ठीक है, अंकुरिक सार्वजनिक पुस्तकालय। अब तुम्हें पुस्तकालय का नाम दे दिया, पहले तुमने क्या बोला, सेवा में, फिर तुम्हें बोला सचिव महोदय, पुस्तकालय का नाम दिया, महावीर नगर कोटा। अब तुमने क्या कोई झूठा एड्रेस दे, क्योंकि एड्रेस था नहीं वहां पर, एड्रेस देना इंपॉर्टेंट रहता है इन सारी चीजों में, तो एड्रेस दे दोगे फॉर्मेट के साथ। कैसे दोगे, पहले सेवा में लिखोगे सचिव महोदय, फिर उनके बारे में लिखोगे कहां पर, पहले सेवा में के बाद सचिव महोदय स्टार्ट कर। यहां पर अपना सेंडर वाला बात नहीं करनी, यहां पर सेंडर वाली बात नहीं करनी, यहां पर रिसीवर वाली बात करनी है, ठीक है। यहां रिसीवर वाली बात की, पहले बोला सेवा में सचिव महोदय कौन पुस्तकालय है, अब बोल रहा है कि उनका एड्रेस दिया। अब विषय क्या है भैया, विषय यह है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं भाई, ठीक है बात, ठीक है। महोदय आवेदन करना चाह रहे हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखा महोदय, ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं। अब तुमने लिखा यहां पर महोदय, ठीक है। महोदय के बाद तुमने लिखा दिनांक। अब फिर तुम दिनांक लिखने का तरीका होता है, दिनांक 23 मई 2026, तुम इस तरीके से लिख सकते हो, दैनिक भास्कर में, ठीक है। अब तुम किसी पेपर में दे रहे हो, ऐसा यहां पर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके तुम दिनांक लिख दोगे। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना, अपनी योग्यताओं के बारे में बताना शुरू करना है। तुमने सारी चीज कर दी, अब तुम्हें बताना कि शिक्षा ने योग्यता है, तुमने कक्षा 10वीं कब की थी, 12वीं कब की थी, और तुमने उसका 13वीं कब की थी, मतलब 10वीं 12वीं, और उसके बाद तुम्हारा आगे ग्रेजुएशन कब किया था, तुम डेट दोगे। यहाँ बताओगे सीबीएसई से किया था, यहाँ सीबीएसई किया, कोटा से किया था, ठीक है। अब उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से, परसेंटेज कौन कौन, इजी समझ में आ रहा है, तुम्हारा रिजल्ट टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, कक्षा है, वर्ष है, और तुम्हारा बोर्ड कौन सा बोर्ड था, विषय कौन सा था, और कितने नंबर तुमने लाए, ठीक है। तो ये तुमने पहले बता दिया। अब और क्या क्या चीजें आ रही है भाई, पुस्तकालय अध्यक्ष बनना है भाई, और चीजें आनी चाहिए, अन्य योग्यताओं के बारे में बताना है। तो कंप्यूटर वगैरह बढ़िया चलाने आता है, वर्तमान में मॉडर्न पब्लिक स्कूल में तुम रह चुके हो, वगैरह वगैरह सारी। उसके उपलब्धियां क्या क्या कर रखी है, तो राज्य स्थिर वाद विवाद प्रतियोगिता में इतना कर रखा है, उसका तो कोई मेडल जीत रखा है वो बताना है। उसके बाद गतिविधियां और अभिरुचि, क्या क्या तुम्हें पसंद है, तो तुम्हें इंटरनेट चलाना पसंद है, शिक्षा देना पसंद है, पढ़ाना पसंद है, तो क्या क्या पसंद है, 3 चीजें तुमने लिख दी, ठीक है। तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने उसके बाद तुम्हें क्या अनुभव कितना है, और क्या क्या उपलब्धियां क्या क्या, और तुम्हें क्या क्या करना पसंद है, इतनी सी ऑब्वियस लिखा। और यहाँ पर तुमने फिर वही लिखा, धन्यवाद भवदीय हस्ताक्षर किया, भव्य शर्मा लिख दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गया। यहाँ भव्य शर्मा क्वेश्चन में नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो ये तुम धन्यवाद भवदीय हस्ताक्षर और भव्य शर्मा इतना लिखोगे, काम तुम्हारा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया। मेरे को लगता है लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम्हें 5 नंबर चाहिए प्यार से तो ईमेल के साथ जा सकते हो, प्रॉपर रहेगा, इतना ही चीजें रटनी पड़ेगी, टू फ्रॉम प्रेरक प्रिलिप थोड़ा सा रटना पड़ेगा, हो जाएगा काम। तो ये तुम्हें सस्ता पड़ेगा, मेरे को तो यही लगता है यार, जैसा मैंने तुम्हें शुरू में बोला।
आगे बढ़ते हैं यार, आगे मैंने तो ये बता ही दिया था तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या, अब 15 नंबर में सड़क सुरक्षा। अब मेरी बात हो, अब यहां पर दो चीजें हैं, पहला विज्ञापन लेखन है और दूसरा मैसेज। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमने 13 कर लिया लेटर, दूसरा कर लिया वो वाला हमने क्या बोलता है ईमेल था, और ये वाला अभी का। अब ये हमारा चर्चा नंबर का हिसाब रहता है। अब विज्ञापन में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्या भैया हमें चित्र बनानी है। हाँ, पहले विज्ञापन में चित्र बनाया जाता था। अब सीबीएसई क्या बोल रहा है, जो टीचर तुम्हें चित्र बनाने बोल रहा है, हो सकता है सीबीएसई तुम्हारे नंबर काट ले, क्योंकि चित्र बनाने में, विज्ञापन लेखन में सीबीएसई का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वहां पर इन्होंने बोला है कि रचनात्मक प्रस्तुति, ठीक है, विषय वस्तु और भाषा शुद्धता। अब भाषा शुद्धता का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये उसके 1 नंबर तुम्हें देगा, बाकी तुम्हें यहां लिखना ही है, ऐसा सीबीएसई बता रहा है। सीबीएसई का सोल्यूशन कोई चित्र नहीं बना रहा। पहले हम लोग क्या विज्ञापन जब बनाते थे ना, जैसे कि मेरे टाइम में आया था एक मोटरसाइकिल बनाने के लिए, तो मोटरसाइकिल बनाया, मैंने उसमें बताया कि लाल डिक्की, चलाओ तो जानो, इस तरीके से हम लोग पहले लिखते थे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर नोटिस टाइप का विज्ञापन हो गया, एक तरह नोटिस टाइप का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीजें बोली गई, यहाँ पर तुम्हें या तो विज्ञापन लिखना है या तो मैसेज लिखना है। मैसेज का मतलब क्या होता है, या तो तुम्हें संदेश लिखना है, दोनों में तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब मेरा देखो, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता करते हेतु ट्रैफिक पुलिस की ओर से जनहित में जारी आकर्षक विज्ञापन लगभग 100 शब्दों में तैयार कीजिए। पहला ये, दूसरा तुम्हारा संदेश है, मैं बताऊंगा। तो अब पहले विज्ञापन देख लेते हो। विज्ञापन में क्या है, विज्ञापन लेखन तुमने लिखा 15 का, एक 4 नंबर का है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तेज रफ्तार जीवन से हार, मैंने वही बोला एक कोड चाहिए होगा, एक कोड तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तेज रफ्तार जीवन से हार, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि लाल गाड़ी का मैं विज्ञापन करता हूं, मैंने बोला चलाओ तो जानू, आकर्षक लाल रंग, ठीक है, तो उस तरीके से हम बोलते रहे। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि तेज रफ्तार जीवन से हार, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, ठीक है। अब उसके बाद बोला वाहन चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर चलाना का लोगों का ध्यान रखे, और सारी चीजें के बारे में तुम्हें बताना है। ये आसपास के लोग, गुजरते लोगों को हॉर्न मार के सारी चीजें बता दो। ये तुम्हें कुछ चीजें बोल के क्लियर कर देना, समझ बात को, इसमें गलत नहीं होगा, स्पेलिंग गलत नहीं करना है। यहाँ पर सीबीएसई वालों ने सीधा बोला है, आंसर की में भी सीधा दिया हुआ कि 1 अंक भाषा अशुद्धि के लिए। ये तो भाषा शुद्धि के लिए 1 नंबर है, अशुद्धि होगी 1 नंबर कटेंगे, तो 3 ही मिलेगा तुम्हें। तो ध्यान रखना कि स्पेलिंग गलती नहीं करना, जो करना, कोई वर्ड नहीं आता मत लिख, सीधा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा। दूसरा तुम्हारा क्या है कि अब यहां पर दूसरा तुम्हारा है कि संदेश लेगा। संदेश क्या है कि प्रादेशिक स्तर पर आयोजित होने वाली 100 मीटर की बाधा दौड़ हो रही है, इसका संदेश देना। आपके मित्र को में प्रथम स्थान मिला है, प्रथम स्थान किसी मित्र को मिला है, ठीक है। संदेश मतलब उसको बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखेगा। आप मित्र को बधाई देते, संदेश किसी को, संदेश मैंने क्या बोला था, संदेश का मतलब मैसेज होता है। तो मित्र को तुम मैसेज करते हो ना, कि अभी मैसेज करते हो ना, हाय प्रिया कैसी हो, कांग्रेचुलेशन तुम्हारे 95% आ गए, मैसेज करते हो। उसी तरीके से यहाँ पर मैसेज करना, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करते हो उसको संदेश बोलते हैं। कोई संदेश हिंदी में उसको संदेश बोलते हैं, शुद्ध में। तो संदेश लेखन तुम कैसे लिखोगे, बधाई। अब पहली मेरी बात को सुनो, संदेश लेखन खा में लिख दिया तुमने, लिख दिया 15 का खा, संदेश लेखन। अब पहले इसका हेडिंग डालना रहता है, यहाँ तरीका होता है, वैसे नहीं होता हाय प्रिया, नो। यहां पर क्या करते हो, यहां पर लिखते हो बधाई संदेश, पहले तुम ऊपर जो भी संदेश रहेगा वो संदेश देते रहोगे, या फिर आयोजन संदेश, या फिर जो भी कि आने का संदेश, कोई भी संदेश होगा, ऊपर क्या तुम्हारा ये है विषय है वो तुम लिखोगे। पहले लिखोगे बधाई संदेश, फिर लिखोगे दिनांक, जो भी डेट को तुम एग्जाम दे रहे हो वो दिनांक लिख दो। समय जैसे कि क्या है, जो भी समय हो रहा है अभी, जैसे कि तुम्हारा 2 बजे तो 2 बजे ऐसे करके 2 बजे लिख दो, ठीक है, 2 बजे ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिय मित्र, जैसे तुम प्रिय मित्र, ठीक है, प्रिय मित्र या प्रिय दोस्त, जो भी तुम्हारा, जैसे कि ठीक है, जैसे मैं तुम बोल रहा था कि प्रिय मित्र, आज सुबह का समाचार पत्र आपकी प्रशंसा से भरा हुआ था। हाल ही में प्रादेशिक स्तर पे हुई 100 मीटर की दौड़ पर आपको प्रथम स्थान मिला, और उसकी पूरी तारीफ में लिख दोगे सारी चीजें। आपका मित्र क्या लिखा हुआ है, ऋषभ लिखा हुआ, तुम अपना नाम लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपना लिखो, क्वेश्चन में जब नाम नहीं दिया हुआ भाई तो क्या करेंगे, अपना ही नाम डालेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मेट समझ रहे हो, तुम सारी चीजों का फॉर्मेट एक बार और देख लेना। मैं यही बोलूंगा कि मित्र को लिखना, तुम अपना नाम डाल दोगे सीधा, तो बात यहाँ पर खत्म। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये वाला लिखोगे तो भी अच्छा है, विज्ञापन लिखोगे थोड़ा सा इसमें आइडियाज क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ये भी लिख सकते हो, दोनों में कोई भी लिख सकते हो, तो तुम्हारा चल जाएगा काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब निबंध आएगा 6 नंबर का, जो क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। मैंने 13 से बता रहा है, 13 मैंने क्या बोला भाई, पत्र आएगा, याद होगा, पत्र मैंने बोला था। 14 मैंने ईमेल वाला बोला था। 15 मैंने क्या बोला था, विज्ञापन बोला था। अब तुम्हारा 13 से पहले 12 आता है, वो तुम्हारा ये वाला था, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैंने इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसमें तुम्हें लगता है कि भैया क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अभी तुम्हें और क्लैरिटी मिला होगा, पूरा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इसमें जो भी राइटिंग सेक्शन है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, ये 5 का था, ये 5 का था, और ये तुम्हारा 4 का था, और ये वाला 6 का, टोटल 20 नंबर होगा तुम्हारा, तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता है इसमें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस चीज पे।
अब इसमें तुम्हारा क्या, निम्नलिखित विषयों में किसी 3 विषय दिए, उसमें से संकेत बिंदुओं का आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। किसी मतलब तुम्हें 3 विषय दिए, 3 में से एक विषय पर लिखना, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लिखना है, ठीक है, और 120 वर्ड में लिखना। संकेत बिंदु के आधार पर लिखना। पहला तुम्हारा क्या, पर्यावरण की आत्मा वृक्ष, पर्यावरण की आत्मा वृक्ष है, अगर वृक्ष रहेगा, पेड़ रहेंगे तो पर्यावरण रहेगा, पहला तुम्हारा ये विषय। दूसरा डिजिटल इंडिया, ठीक है, संकेत बिंदु दिए हुए, फिर तो डिजिटल इंडिया के बारे में तुम ज्यादा अच्छा जानते हो तो वो बता सकते हो। उसके बाद तुम्हारा डेंगू बुखार की मार, तो ये तीसरा है। तो तीसरा तुम्हारा तो और टॉपिक लगा, तुम बोलोगे भैया ये भी नहीं लिखूंगा, ये भी मेरे को उतना समझ में है, मैं डिजिटल इंडिया पर लिख देता हूं। अब यहाँ पर संकेत बिंदु दिए हो तो इसके रिगार्डिंग ही घूमना है। ये डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया ये है कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आज के डेट पे पेमेंट डिजिटल हो रही है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर इसके पर ध्यान रखना है डिजिटल इंडिया क्या है। तो डिजिटल इंडिया के बारे में, ये डिजिटल इंडिया पर मैं लिख रहा हूं, और डिजिटल इंडिया तुम्हारी आजकल बहुत प्रगति कर रहा है, ये सारी चीज तुम लिखो। उसके बाद डिजिटल इंडिया का होने के लाभ, क्या क्या लाभ है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, पेमेंट वगैरह ऑनलाइन हो जा रही है, ठीक है। अब कोशिश करना इंग्लिश वर्ड मत लिखना, ये नहीं कि पेमेंट तुम लिख दो ना, रुपया देना ऐसे लिख दो ना, नहीं आएगा तो लिख देना रुपया देना, काम खत्म, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, सब कुछ डिजिटल कर रही है सरकार, तो डिजिटल वगैरह जैसा वर्ड लिख सकते हो, ज्यादा मत करना। हम लोग जब अपने टाइम पर लिखते रहो, मैं अगर है भी लिखता, अगर मैं नहीं लिखता रहा, मेरे को याद है नहीं लिखते समय हमारे जो हिंदी के टीचर थे उन्हें बोला था यहाँ बिंदु लगाना है, हर नहीं में मैं बिंदु लगाता रहा, क्योंकि हमारे जो हिंदी के टीचर थे उनको एक्सपीरियंस था 35 ईयर्स का। मेरी बात को समझो, मैं जब भी है लिखता रहा अपने टाइम पर, अभी तो बच्चे नहीं करते, है लिखते समय मैं हमेशा यहाँ पर बिंदु लगाता रहा। तो ये चीजें होती, नुक्ता लगता है, कई बार बच्चे लगाते नहीं लगाते, जो पढ़ने वाले लगाते नहीं भी लगाओ चलेगा, लेकिन एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा बहुत तेज है, ये सारी चीजें करने में, तो समझ रहे हो। तो इस तरीके से तुम्हें चीजें कर। अब कुछ चीजें, पहला तुम्हें भूमिका बताना है कि क्या क्या भूमिका, आप सीबीएसई के मार्किंग उसकी में क्या 6 नंबर तुम्हें कैसे मिलेंगे, क्या क्या करने पर मिलेंगे, वो बता दे रहा हूं, ध्यान से ना, कोई नहीं बताएगा ये बात। भूमिका के 1 नंबर मिलेंगे स्टार्टिंग वाला, फिर विषय युक्त के 3 अंक मिलेंगे, जो जो चीजें बात हो रही है। निष्कर्ष, अगर अंत में कंक्लूजन भी देना है कि इसलिए डिजिटल इंडिया हमारे लिए अच्छा, अगर निष्कर्ष नहीं लिखा 1 नंबर काटेगा टीचर। उसके बाद भाषा शुद्धता, अगर स्पेलिंग गलत की, यहां पर भी 1 नंबर काटेगा, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर वही बताया गया कि बिंदु के शामिल होते हैं विषय स्तर, उसके बाद यहां पर लिखा था भाषा बहुत अधिक अशुद्धि होने पर, बहुत गलती होने पर 1 अंक काटा जा सकता है, लिख रहा है यहां पर। यहां सीबीएसई के टीचर को बताया जा रहा है ये चीज भाई, 1 अंक काटे हैं आप, नहीं कटना है, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी तुम्हें, तो लिख देना 120 वर्ड में। 120 वर्ड कितना होता है, तुम्हें ऐसे पेज मिलते हैं, एक पेज ये पूरा भरना है और एक पेज और ऐसा पूरा भरना, तब 120 वर्ड तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन आंसर पे। यहां पर तुम्हारा 20 नंबर का काम हो गया, जैसे मैंने तुम्हें टोटल बताया, तो 20 नंबर का तुम्हारा काम हो गया। अब 30 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है, 30 नंबर का, वो हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर टोटल आ रहे हैं, तुम्हारा 22 नंबर का आ रहा है तुम्हारे क्षितिज वाले किताब से भाई, तो 22 नंबर पहले करेंगे, फिर हम लोग 8 नंबर करेंगे, ठीक है। कृतिका से, कृतिका सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो पहले ये 22 हम लोग क्षितिज से करेंगे, फिर हम लोग कृतिका वाली चीज करेंगे। तो पहले क्षितिज कर ले। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 और 9 ये तुम्हारा क्षितिज से पहले रहेगा, मेरी बात को सुनना। फिर तुम्हारा 7 और 8 भी क्षितिज से रहेगा, वो भी मैं कराऊंगा। एक तुम्हारा एक्सटेंड बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा एक्सटेंड बेस्ड रहेगा, एक्सटेंड बेस्ड तुम समझ, स्टोरी दी रहेगी, फिर क्वेश्चन आंसर रहेगा, मैं समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। उसका 7 और 8 भी तुम्हारा क्षितिज से रहेगा। 10 और 9 तुम्हारा खंड का से रहेगा, जो तुम्हारा सूरदास वगैरह, और 7 और 8 वाला जो तुम्हारा रहेगा वो खंड का से रहेगा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, उसका नेताजी का चश्मा, ठीक है, वो सारी रहेगा। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 जो तुम्हारा रहेगा वो कृतिका से रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से 2 करने रहेंगे, ठीक है। तो वो हम 11 बाद में डिस्कस करेंगे, चर्चा नंबर वाले क्वेश्चन। पहले मेजर जो चंक है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 पहले 11 नंबर का जो पार्ट है वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 और 9। तो 10 में तुम्हारा क्या रहेगा, इन चैप्टर से तुम्हारा आएगा दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो 10 और 9 क्वेश्चन आएंगे ये इन्हीं चैप्टर से आएंगे, इनसे बाहर देगा। पहले मेरी बात को समझ, पहला तुम्हारा क्या, सूरदास से आएगा 9 और 10 मिला के। तुलसीदास, राम लक्ष्मण तुलसीदास परशुराम संवाद। उसका तुम्हारा जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मैं सब बताऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा। फिर अट नहीं रही है, फागुन, अभी फागुन चल रहा है, फागुन की मेहनत, सुंदरता से अट नहीं रही, पेड़ में नए पत्ते आते हैं। उसके बाद तुम्हारा नागार्जुन दंतरित मुस्कान कम आता है, फसल से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तुम्हारा मंगलेश डबराल, तुम्हारा संगतकार, इससे क्वेश्चन आते हैं, एक मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हम पहले 9 और 10 कर लेते हैं। अब 10 में तुम्हें क्या मिलेगा, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में 3 कर देंगे। अब तुम्हें क्या बोलेगा कि आधार पर 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों की, तो 4 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, 3 करना। कैसे करेंगे भैया, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, सब करा दूंगा, ये तुम्हें पढ़ने की नीड नहीं है, मैं सब करा दूंगा, तो कर लो, कोई भी क्वेश्चन आया कर लोगे तुम, ठीक है। तो इस टाइप का मिलेगा, 4 में से कोई 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। फिर 9 में क्या रहेगा भैया, 9 में भी ऐसा ही कुछ रहेगा। 9 में एक स्टोरी दी रहेगी, वही तुम्हारा रहेगा किसी स्टोरी, उन्हीं चैप्टर में से कोई स्टोरी रहेगी। जैसे यहाँ तुम्हारा क्या कि वो वाला है सूर्य का, क्या नाम था उस चैप्टर का, मैं भूल गया, क्या नाम था यार उसका, ये जयशंकर आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद वाली स्टोरी ये वाला दी हुई है। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन आंसर करने बोल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्वेश्चन आंसर करने बोल रहा, तो समझ लोगे, पाठ कर लोगे। मैं नहीं बोल रहा ये आएगा, मैं नहीं बोल रहा मैं तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ना वो घोड़ा बनाना चाहता हूं जो कोई भी क्वेश्चन आए वो कर ले। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा ये आ जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया तो
तब क्या करना तुम्हें, मैं सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हें सिखा दे रहा हूं, कोई भी है तुम कर लोगे, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे भैया, स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग पद से। सूरदास के पद से सारे क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूं भाई, मैं वो बंदा हूं जिसने 92 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं हिंदी में, तो समझ के चलना, मैं जो क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं एकदम छपेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, मैं हैंड रिटेड फॉर्मेट में, मेरा जो हैंड रिटेड फॉर्मेट है मैं उसमें दे दे रहा हूं, उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी। ठीक है, तो ये मैं दे दे रहा हूं। पहला तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, मेरा हैंड रिटेड फॉर्मेट है मेरे टाइम का। सूरदास के पद क्षितिज, ठीक है पहला। अब गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, भाई साहब छप गया, ये सारे क्वेश्चन एकदम आते हैं। भाग्यवान क्यों कह रही है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान, ये आंसर नोट कर लेना, कॉपी में लेके नोट करो, सारी चीजें नोट कर रहे हो ना, नोट करो। ठीक है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे व्यंग छिपा है, उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया। ठीक है, उद्धव कौन है, कृष्ण का मित्र है। कृष्ण, अब यहां पर ये स्टोरी में क्या चल रहा है, मैं कुछ चीजें तुम्हें बता रहा हूं। यहां स्टोरी में चल के आ रहा है कि कृष्ण क्या है, द्वारका चले गए, और ये क्या है, वृंदावन आए हुए हैं कृष्ण का संदेश लेके। जो उद्धव है, उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। अब वहां गोपियां उनको बहुत पसंद करती हैं, गोपियां बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, गोपियां जो है कृष्ण से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो उनसे बातचीत करी, कृष्ण कब आएंगे वगैरह, तो वहां पर उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया, तो वो बोलते कृष्ण नहीं आएंगे, तो गोपियां भड़क जाती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर उद्धव को, गोपियों द्वारा उद्धव को, अब वहां गोपियां बहुत थी, एक गोपियां नहीं थी, वहां 100 गोपियां थी। कृष्ण जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे भाई, तो समझ रहे बात को, कि कृष्ण इतने मनमोहक थे, इतने सुंदर थे कि गोपियां इनके पीछे पागल हो जाती थी। समझ रहे बात को, तो कोई ऐसी गलत चीज नहीं है, बहुत सही चीज है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्यार वैसा ही होता है यार। मेरे को एक स्टोरी याद आती है कि दो प्रेमी थे, दोनों शादी करना चाहते थे। सुन लो पहले, फिर आगे बात करेंगे। तो लड़के ने घर वालों को बोला कि शादी करनी है भाई साहब, पेरेंट्स को बोला, एक है पसंद करता हूँ मैं। तो लड़के ने बोला ठीक है कर लेते शादी। लड़की की कुंडली देखी गई, तो घर वालों ने बोला यार कि ये शादी तो नहीं हो सकती। लड़के ने बोला क्यों नहीं हो सकती पापा मम्मी, क्यों नहीं हो सकती। तो घर वालों ने बोला लड़की 2 साल बड़ी है। तो लड़का बोलता ठीक है 2 साल बाद शादी कर लेंगे। तो मतलब बोलता ना, प्यार अंधा होता, उसको समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल बाद तो लड़की के 2 साल बढ़ जाएंगे, समझ में आ रहा, तो वो अंधा होता है। और ऐसे कोई एक फैक्टर डिपेंड भी नहीं करता। यही चीज हो रही, गोपियां बड़ी थी, कृष्ण होते थे, फिर भी वो करना चाह रहे थे। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, समझने की कोशिश करना, कोई भी क्वेश्चन आओगे तुम लिख दोगे, इसी के अंदर से आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरी बात को समझो। अब पद सूरदास, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे व्यंग छिपा है, ये उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया है। ठीक है, इसलिए वह कृष्ण के से दूर गोपियों की विरहा पीड़ा की को से अपरिचित। विरहा पीड़ा, ये सारे वर्ड लिखने एकदम नंबर पे मिलेंगे। विरहा पीड़ा के अपरिचित है, क्योंकि घायल की गति घायल जाने जिन घायल हो, जो घायल होता वही घायल की गति जानता है, यही सब सारी चीज लिखा। उद्धव गोपियों की पीड़ा से का एहसास नहीं कर सकता। ठीक है, ये व्यंग निहित। उसके बाद तुम्हारा उद्धव द्वारा गोपियों की तुलना किस किस से की गई है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई ये बता रहा है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे से की गई। भौरा काला होता है, ठीक है, तो भौरा काला होता है, वो ऐसे उद्धव के मन को भी काला बताया गया। दूसरा तुम्हारा क्या है कि इसलिए वह गोपियां कृष्ण के प्रेम को भुलाकर निर्गुण उपासना का मतलब प्यार नहीं करना। ठीक है, ये संदेश दे रहा है। ठीक है, उसके अतिरिक्त प्रथम पद में उसकी तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की गई। कमल के पत्ते और तेल की गागर से भी तुलना की गई। पहले तो भौरे से की गई काला कलर का, फिर कमल का पत्ता और तेल की गागर। क्यों की गई है भाई, क्योंकि कमल का पत्ता और तेल की गागर में 2 चीजें होती है, ये जल के साथ रहने पर भी इनके पर असर नहीं पड़ता। तुमने सुना हो कमल के पत्तों में पानी नहीं लगता, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। कमल की गागर भी, तेल की गागर, तेल भरी गगरी जो है ना, उसमें कभी भी अंदर पानी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर तेल रहता है, तो तेल भी हाइड्रोफोबिक होता है। और वो हाइड्रोफोबिक वहां नहीं लिखना, वहां लिखना है कि इन पे जल पर रहने पर भी इन पर जल का असर नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है तुम्हारी बात को। तो यहां पर कमल के पत्ते, तेल की गागर और भौरे से की गई तीसरे से। उसके अलावा तुम्हें जिन पर जल की बूंदों का असर नहीं होता। ठीक है, वैसे ही उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कृष्ण के साथ रहते थे उद्धव, फिर भी कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, लेकिन उद्धव को प्रेम करने ही नहीं आता। वही वहां पर गोपियां बता रही है। तीसरा तुम्हारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों द्वारा उद्धव को उल्हाने दिए। गोपियों ने निर्गुण उपासना का संदेश गहन करने से इनकार कर दिया। मतलब कि निर्गुण उपासना का मतलब क्या है कि प्यार को छोड़ देना, बोले ना वी ब्रोक अप, समझ रहे हो बात को, ब्रेकअप कर देना, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो निर्गुण उपासना से इनकार करते हुए उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उन्होंने बोला था कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, बोला नहीं हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तुमने कभी प्रेम नहीं किया, प्रेम रूपी नदी में डुबकी लगाई होती, तो अगर किसी की प्रेम किया होता तो ये संदेश हमें ना सुनाते। चाहे तुम ये निर्गुण उपासना का संदेश कितनी बार भी दो, लेकिन कृष्ण के प्रेम पे हमारे तन मन धन से ले रखिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है कि पड़ी है, उसके बाद उन पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने
ध्यान ध्यान से रखना, ये सारे कीवर्ड लिखने हैं। मन, कर्म, वचन से कृष्ण को अपना बना रखा है। ठीक है, तुम कृष्ण से जो राजनीति, अब अच्छा एक राजनीति वाला क्वेश्चन हर बार आता है, ये मैं एंड में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तुम जो कृष्ण से राजनीति पढ़ के आए हो, उस अनीति को छोड़कर कृष्ण को नीति का संदेश दो कि वह आकर हमसे यहाँ पर मिले। ठीक है, तो वो बोल रही कि हम एकदम मिलना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे, हम निर्गुण उपासना नहीं करेंगे, हम कृष्ण से अभी भी प्यार करते हैं, ऐसी चीजें वो बोल रही है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है कि उद्धव के दिए गए गोपियों के योग संदेश ने अग्नि में घी का काम किया किस तरीके से। अब मेरी बात को समझो, गोपियां कृष्ण से दूर थी, वो पहले खुद बहुत बेचैन थी कृष्ण से मिलने के लिए। अब उद्धव बोल रहे थे कि कृष्ण कभी नहीं आएंगे, तुम प्यार को छोड़ दो, तो उसने क्या किया ना, ये अग्नि में घी का काम किया, वो अधीर हो उठी। अब मेरी बात को सुनो, अब आंसर क्या लिखोगे, आंसर नोट कर लो भाई, यही लिखना एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर क्या है, कृष्ण से प्रेम की दीवानी गोपियों पर उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने विरहा अग्नि की पीड़ा में घी का काम किया, क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण से मिलने के लिए तरस उठा था। वह कृष्ण से के आने की आशा में थी, इसलिए कृष्ण को ना देकर वे अधीर हो उठी। समझ रहे हो बात को, तो ये तुम्हारा आंसर है। अब ये जो आंसर है भाई 35 ईयर एक्सपीरियंस टीचर के, तो गलत तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब मेरी बात को, अब ये क्वेश्चन भी आता है, एक मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की। अब गोपियां बता रही थी कि सामाजिक प्रतिष्ठा, यहाँ जो मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियां बता रही है सामाजिक प्रतिष्ठा ना रहने की, गोपियां बता रही थी मर्यादा ना लही, एक कीवर्ड बोलती कोई मर्यादा नहीं है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है उद्धव में, वही बता रही थी वो। समझ रहे हो बात को। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। यहां पर इन्होंने एक हारिल पक्षी का जिक्र किया है। हारिल पक्षी एक कबूतरा होता है, तुम यहां पर देखो, यहां पर ये कबूतरा क्या करता है ना, ये कबूतरा बहुत चालाक होता है, ये कबूतरा टहनी को इतने कस के पकड़ के रखता है कि वो छोड़ता ही नहीं। तो वही गोपियां बता रही कि हमारे मन और कर्म ने भी कृष्ण के प्यार को इतने कस के पकड़ रखा कि हम इसको छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, तो यहां पर बता रही है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने जाते सोखते दिन रात, यही सारे वर्ड लिखने हैं, दिन रात कृष्ण की याद में के माध्यम से व्यक्त किया है। गोपियां कहती हैं कि हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को अपने पैरों से पकड़ रखता है, उसी प्रकार कृष्ण को भी हमने तन मन वचन सबसे पकड़ रखा है। ठीक है, उसका तुम्हारा गोपियों, यही इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं चैप्टर से, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, गोपियों ने उद्धव के योग शिक्षा किन लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव को योग शिक्षा उन लोगों के देने बात की है जिनका मन स्थिर नहीं है। ठीक है, जिनका मन स्थिर नहीं था, जिनकी मन चक्री की तरह घूमते रहता है। मतलब तुम समझ रहे हो बात को, वही जो आज ये कल ये परसों ये, समझ रहे हो बात को ना, कि 10 तरह के जो फ्रेंड बना रहे होते हैं, समझ रहे हो बात को, एक के साथ नहीं रहते, उनको देने की बात करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उनको कड़वी ककड़ी के समान लगती है योग साधना, वो जैसे कड़वी ककड़ी खाने लायक नहीं होती, इसलिए वो योग साधना वही तुम्हारा ब्रोकअप वाली चीज। अब गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, सच्चे राधा का धर्म क्या होना चाहिए, नीति के मार्ग पर चलने का होना चाहिए और प्रजा की सेवा करने का होना चाहिए, ये गोपियां बता रही है। उसका तुम्हारा गोपियों ने कृष्ण में ऐसे कौन सी परिवर्तन दिखाई दिए जिसका वो उनसे, ये क्वेश्चन भाई साहब छप गया। यहां पर एक क्वेश्चन राजनीति करके भी आता है, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, तो राजनीति पढ़ ली तो कैसे रहा, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, गोपियों कैसे लगा कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, तो यही वाला आंसर तुम्हें वहां पे लिख के आना है। ये गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ये क्वेश्चन नहीं भी रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं भी अगर राजनीति पूछाएगा तो यही लिख के आना, राजनीति पढ़ ली, इसलिए वो अपना उद्धव द्वारा निर्गुण उपासना का संदेश दे रहा है, उसको सुझाव दे रहा है, वो वही सारी चीजों के बारे में बात है और वो नहीं सुनना चाहती ये चीजें। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे तुम्हारा क्या, अब हम लोग तुम्हारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, एक राम है, एक लक्ष्मण जी और एक परशुराम है जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त है। अब वो जो धनुष है, अभी ये क्या कर रहे गए थे ना, एक यहाँ पर गए थे, एक क्या बोलता है, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर होती है, तो मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड एग्जैक्टली होता क्या, तो वहां पर उन्होंने बोला था ना राजा जनक ने कि जो सीता जो धनुष को तोड़ देगा उससे हम सीता जी की शादी करा देंगे। ठीक है, तो वहीं पर राम लोग गए हुए थे और यहाँ पर ये जो धनुष था वो शिव जी का था। जैसे टूटा, ये भड़क उठे कि मेरे पूज्य देवता का धनुष किसने तोड़ दिया, तो अब यहाँ पर राम जी ने तोड़ा था। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें संवाद चल रही थी और ये शादी करने के वास्ते गए हुए थे और इन्होंने इसलिए धनुष तोड़ दिया था, शादी इनकी हो गई उनसे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर क्या क्या उदाहरण दिए। बोला ये तो खिलौने की तरह, ये गलती से टूट गया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, मेरे भाई ने बस इसको छुआ ही था, ये टूट गया। तो ये तुम्हारा पूरा आंसर है, मैं पढ़ूंगा टाइम लगेगा, तो ये पूरा आंसर। उसके बाद तुम्हारा क्या, लक्ष्मण की वीरता, लक्ष्मण ने वीर और योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। भाई साहब छप गया, उन्होंने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई है। अब लक्ष्मण ने क्या किया ना कि वो सूरवीर योद्धा हमेशा भूमि में युद्ध करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, वो भूमि में युद्ध करते हैं, अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, ये दूसरी विशेषता। और विशेषता क्या क्या भैया, उसके बाद शत्रु को युद्ध से अपरिचित देखकर प्रशंसा के बजाय अपनी वीरता दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा के बताए वीरता दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या, वीर योद्धा वीरता में उनकी प्रदर्शन का आधार होता है। ठीक है, उसका वीर वीरता के
व्रत धारण करने वाला धैर्यवान होता है, धैर्यवान, क्षमाशील, धैर्यवान भी होता है, क्षमाशील भी होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद करनी है। उसके अलावा यहाँ पर बिहेवियर बोलता है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता मतलब धैर्य। लक्ष्मण में साहस और शक्ति दोनों थी, पर विनम्रता नहीं था, धैर्य नहीं था, वो बहुत हड़बड़ा रहे थे, कुछ भी कर दूंगा एकदम, ठीक है। तो वही चीज है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो इसलिए बेहतर है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति हमेशा सोच समझकर कदम उठाता है। समझ रहे बात को? क्रोधित व्यक्ति क्या करता है, साहस और शक्ति के साथ वो गलत कदम उठा लेता है जल्दीबाजी में। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है, यही कहा जाए। एक और क्वेश्चन पूछा था कि राम और लक्ष्मण के व्यवहार में क्या डिफरेंस था, कि राम हमेशा आराम से बात कर रहा था, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी था राम में, लेकिन लक्ष्मण में विनम्रता नहीं थी, वो जल्दीबाजी में गलत कदम उठा लेते थे, वो उनको भड़का दे रहे थे, उससे कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो वो वही चीज है। अब यहाँ पर परशुराम के क्रोध का क्या कारण था, तो राजा जनक ने क्या किया था, वही तुम्हारा वही प्रतियोगिता आयोजन करी थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उनसे सीता जी की शादी होगी। अब इन्होंने धनुष तोड़ दिया, अब ये उनके प्रभु का धनुष था, दैट्स वाई क्या है कि इनको यहाँ पर यह आए, अब बोले किसने तोड़ा धनुष, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये पूरी स्टोरी थी यहाँ पर, ठीक है। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा होपफुली तुम कर दोगे। अब हम लोग आते हैं आत्मकथ्य, जो तुम्हारे जयशंकर प्रसाद की है। अब ये स्टोरी बहुत निराली है, बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट स्टोरी हुआ करती थी मेरे टाइम पर। अब ये जयशंकर प्रसाद ये है। अब जयशंकर प्रसाद क्या है, जयशंकर प्रसाद यही है जो इसके ऑथर है। अब ये जयशंकर प्रसाद बहुत प्रेमी किस्म के आदमी है, बड़े आशिक किस्म के आदमी है। मेरी बात को समझो, स्टोरी अगर समझ रही है तो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इनकी जो शादी हुई है, अब इनकी बीवी जो है, इनकी जो पत्नी थी, ये गुजर चुकी है, और ये क्या कर रही है, उन पुरानी दिनों को याद कर रहे हैं जब ये इनकी अपनी पत्नी के साथ रहते थे, और उनको याद कर रहे हैं। अब वो वही बोल रहे हैं कि ये पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, उसी के अराउंड स्टोरी कि वो दिन कितने अच्छे थे, ये दिन कितने खराब है। यही वो बोल रहे हैं कि वो दिन क्या निराले थे, अभी तो मैं अकेला पड़ गया और मेरे को जीने की इच्छा भी नहीं है, मैं इस यादों के वास्ते ही जी रहा हूँ। मेरी बात को समझो। अब मेरी बात को सुनिए, कवि आत्मकथ्य लिखने में ऐसा क्यों बचना चाहता है। अब कवि आत्मकथ्य का मतलब वही पुराने दिन जो इन्होंने अच्छे दिन अपनी बीवी के साथ बिताए थे, उनको ये आत्मकथा बोल रहे हैं। मैंने बोला ना, बहुत आशिक टाइप के इंसान थे, बहुत इनको प्यार से बहुत लगाव था, अपनी बीवी से बहुत लगाव था, तो इसलिए बचना चाह रहे हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर ये आत्मकथा के बारे में भी बता रहा था, हम ही लोग मजाक उड़ा रहे एक तरीके से, कैसे इंसान थे। तो यही आत्मकथा है जो इन्होंने स्टोरी में लिखी है। अब ये लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे, इसलिए क्या है कि ये तुम्हारा आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहे हैं। अब तुम्हारा क्या, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा, भाई साहब छप गया, ये क्वेश्चन एकदम आता है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में वो बोल रहे कि अभी समय नहीं है, इसलिए अभी समय नहीं है, ये पुरानी बातों को याद करके वो दुखी नहीं होना चाहते। पुरानी बातों को अगर याद करेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, वो अपनी बीवी के साथ कितने खुश थे, आज उनकी बीवी नहीं, वो अकेले पड़ चुके, इसलिए वो हमेशा बार बार बोल के बच रहे हैं कि अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। समझ रहे, पूरे स्टोरी में तुम्हारे अंदर डालना चाह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन है तुम लिख दो। समझ रहे हो बात को? आगे बात करते हैं। आगे जयशंकर प्रसाद के जीवन में कौन सी ऐसी अनुभव थे जिन्होंने आत्मकथा लिखने से रोक दी है। अब मैंने तुम्हें ऐसे ही बोला कि आत्मकथा उनका लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो आत्मकथा लिखने से वो उनको रोकती है। और उन्होंने जो उनके साथ समय बिताया था, बहुत अच्छा समय था, उन्होंने जो अपनी बीवी के साथ समय बिताया था, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अब इसमें क्या करना, अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षणों का वर्णन करते हुए उसको क्या बोल रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षणों का वर्णन करना उसके लिए मुश्किल है, वह उस समय अत्यधिक सुखद था, वह उस समय को याद करके दुखी नहीं होना चाहते। वही वो बोल रहे कि क्या बोल रहे थे कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो मतलब जो अच्छे पल उन्होंने अपनी बीवी के साथ बिताए हैं, वो उनकी गाथा नहीं गाना चाहते, वो एक्सट्रीमली अनहैप्पी हो जाते हैं कि यार वो अब नहीं है इस दुनिया में। समझ रहे हो बात को? तो वो यहां पर बता रहे। उसके अलावा तुम्हारा क्या, स्मृति को पोर्थ बनाने में कवि का क्या मतलब है। कवि ने अपने जीवन में सुखद स्मृतियों को पोर्थ करा है, जो सुखद समय उन्होंने बिताया उनको पोर्थ कहा है। अब वह उसे आगे का जीवन जीने में लालसा देती है। अब यहां बता रही कि स्मृति को पोर्थ बनाने में कवि का क्या मतलब है। ये पोर्थ जो है इनको जीवन जीने का लालसा देती है। अब इनको जीवन नहीं जीना मतलब कि, लेकिन ये जो सुखद समय इन्होंने अपनी बीवी के साथ काटे थे, ये इनको लालसा दे रही है, इनको बता रही है कि ये इसको याद करके थोड़े से फील करते हैं कि यार मेरे को जीना है, ये यादें ही मेरे लिए सब कुछ है आज के डेट पे। तो ये इसलिए लाइफ को जीना चाहता है। तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। मस्त चीज है, बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया। ये इनको लालसा देती है, फिर उज्जवल गाथा वाला चीजें, और बाकी क्यों नहीं सुनाना चाहते कि लोग उनकी आलोचना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए नहीं सुनाना चाहते। और अभी समय नहीं, तब भी ये बोल रहे। अब तुम्हारा क्या है, सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला ये प्रगतिवाद के कवि थे। पुराने कवि थोड़े देख के अजीब लग रहे पर लिखते बहुत बढ़िया। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। तो यहाँ पहले इन्होंने दो कविताएं लिखी है। पहला तुम्हारा क्या उत्साह जो बादल गरजो वाला है, और दूसरा तुम्हारा क्या है कि अट नहीं रही। तो अब यहाँ इससे ये सीबीएसई का फेवरेट है, सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है भाई ये। तो इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या क्या बनेगा? उत्साह। तो उत्साह के माध्यम से कवि क्या कह रहा है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर हम प्यार से करेंगे। यहां पर बादल लोग गरजने बोल रहे हैं। अब यहां एक यह व्यंग्यपूर्ण कविता है, यहां एक व्यंग कर रहे हैं। व्यंग क्या होता है कि बादल को एक गरजने बोल रहे हैं, बर्बादी करने बोल रहे हैं, और यहां बादल गरजेगा तो क्या होगा? बिजली गिरेगी, बर्बादी होगी, यही होगा। लेकिन क्या है कि यह बोल रहे कि निर्माण होगा। अगर बिजली गिरेगी, बादल गरजेगा तो निर्माण होगा, नवजीवन का निर्माण होगा। तो कैसे हो सकता है कि बादल गिरने से, बिजली गिरने से निर्माण हो सकता है? तो यहां थोड़ा सा व्यंग्यपूर्ण कविता ये लिखते हैं। तो वही बोल रहे थे, एक और कविता इनकी कि अट नहीं रही, मतलब कि फागुन, अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है, इतनी सुंदर हो गई दुनिया की अट नहीं रही इनको। तो हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों पर, आते आगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्साह कविता पे। उत्साह तुम्हारा क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? कवि बादल को फुहरने, रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने को क्यों बोल रहा है? भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यार कवि बादल को फुहरने, रिमझिम बरसने के अलावा गरजने को कह रहा है क्योंकि बादल के क्रांति, विकल्प और विनाश का प्रतीक होता है। कवि निराला प्रगतिवादी कवि है। मैंने तुम्हें बोला प्रगतिवाद के कवि है। प्रगतिवाद देखो बहुत डेप्थ में कोई टीचर पढ़ाता तब ये सारी बातें कर पाता है, ऊपर वाला टीचर नहीं बता पाएगा। एक वाद होता है प्रगतिवाद की, वो समय होता है आज से 400 साल पहले, उस समय कवि थे। मेरी बात को समझो। अब प्रगतिवाद के कवि है, उसका क्या है? कवि निराला प्रगतिवाद कवि है। विनाश के बाद इनका कहना था कि विनाश के बाद ही चीजों का निर्माण होता। तो ये कह रहे हैं पहले बादल विनाश करेगा फिर निर्माण करेगा। तो यही इसका आंसर है, तुम लिख सकते हो, यही सेम आंसर लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, टीचर खुश हो जाएगा। सेकंड तुम्हारे क्या है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? भाई साहब ये क्वेश्चन एकदम आता है ये क्वेश्चन भाई एकदम आता है, डायरेक्ट आता है बोर्ड में। उसके बाद तुम्हारे प्रस्तुत कविता में शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि कवि ने बादलों को गरजने को उत्साह का कहा, ठीक है। और आगे बात करते हैं। आगे तुम्हारा क्या? प्रतीक माना है, ठीक है। बादल गरजेगा तो उत्साह आएगा, उस इंसान में जान आएगी और उसके बाद वो निर्माण करेगा। प्रस्तुत कविता में गुण क्या बोल रहा है, उनको क्या बोल रहा है? ओज गुण विद्यमान बादलों को गरजने को नवजीवन का प्रतीक बताया। बोले ना, नए जीवन का प्रतीक बनाया। मनुष्य में उत्साह आएगी और वो नया उन्नति करेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई बताएगा। कविता बादल किन किन अर्थों से और संकेत करता? कविता में बादल इच्छा शक्ति, उत्साह, नवजीवन, इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति आएगी, उत्साह जो कविता का नाम है, नवजीवन, उसके बाद नई कल्पना, विध्वंस विनाश का भी प्रतीक है, सारी चीजों का प्रतीक है, और क्रांति वगैरह का प्रतीक माना गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि शब्दों का, कौन सी शब्दों में ऐसा क्या प्रयोग किया गया कि कविता में खास भाव है या दर्श क्या बोल रहा है, या ध्यानात्मक चीजों के बारे में पूछा गया। प्रस्तुत कविता में उत्साह को घेर घेर घोर गगन। अब यहाँ पर कुछ वर्डिंग्स के बारे में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन इन जनरल नहीं आते, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन तुम कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बता रहा है कि क्या कि कुछ लाइनों के बारे में पूछा है कि कौन से ध्यानवादक लाइन्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना तुम। अब हम लोग आते हैं अट नहीं रही है, फागुन के महीने की बात हो रही है। अब ये यही कविता जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये बोल रहे अट नहीं रही, क्या इनको एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तुम बोलते हो ना कि भैया मेरे 500 में 500 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कैसे आता, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं होगा, यार कैसे आ सकते हैं? तो यही कवि बोल रहे हैं कि यार इतनी सुंदरता, हरी डालियां, हरी पत्तियां, जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का जो अभी महीना होगा, इतनी सुंदर। अभी तुम देखोगे फरवरी मार्च में नए नए पत्ते आएंगे, फागुन का महीना भी चल रहा है, जब होली आती है, तो वो बोल रहे कि इतनी सुंदरता, पेड़ों हरी पत्तों से लदी डालियां, लाल लाल फूल, उसके बाद तुम्हारा क्या है, फल पेड़ में, चाहती चिड़िया। तो ये इतनी सुंदरता, इसको प्रकृति की लालिमा इनको अट नहीं रही है। तो वही ये बता रहे इस कविता में। तो अब यहाँ अट नहीं रही कविता, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें तुम्हें डिस्कस करनी पड़ेगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन बोले अट नहीं रही कविता के आधार पर। वसंत ऋतु, अभी इसको फरवरी का महीना को वसंत ऋतु बोलते, की शोभा का वर्णन कीजिए, क्या क्या शोभा थी। उसके बाद कवि की आंख पर फागुन की महीना क्यों अट नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद कविता में व्यापकता, कविता में क्या क्या कुदरत की व्यापकता को कैसे बताया वो बताना है। तो तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है। पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि पक्षियों की उड़ान, पत्तों से लदी डालियां, ठीक है। उसके बाद हरियाली व लालिमा युक्त प्रकृति, ठीक है। फूलों की विकृति, सुगंध, इनको अट नहीं रही। तो ये सारी ये कीवर्ड्स तुम्हें याद रखना है, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं
कि सूर्यकांत पाने ये कवि की आंख में सुंदरता क्यों नहीं हट रही, तो वही सारी चीजें कि क्या क्या उल्लास हुआ था, नहीं हट रही। उसका प्रस्तुत कविता में कवि के प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कीजिए। वही मैंने बोला कि पक्षियों के उड़ान, पेड़ों से लदी डालियां, तो वो सारी चीजें। उसका तुम्हारा फागुन महीने में ऐसा क्या होता है जो बाकी मंथ में नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर मौसम बराबर रहता है, ना ज्यादा जाड़ा रहता है ना ज्यादा गर्मी रहती है। और क्या है प्रकृति में क्या होता है, बहुत अच्छी सुगंध फैली हुई रहती है। पक्षियों की उड़ान, मतलब कि पक्षी अभी घर से बाहर निकल जाते हैं, उसका पेड़ में नए नए पत्ते आते हैं। वही तुम्हें बताना कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है, वही सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन की, तो तुम्हें समझना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, इससे क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या, फसल। ये इन्होंने नागार्जुन ने लिखा था, ये उससे भी पहले कवि है, प्रगतिवाद से भी पहले कवि है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था ये नागार्जुन फसल, इन्होंने दो लिखा है, एक दंतरित मुस्कान भी लिखा, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है। अब फसल, हाथों क्या क्या फसल क्या है, तो हाथों फसल क्या है, हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा किस प्रकार है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ आंसर कि आप यहाँ कवि कहना चाहता है कि प्रस्तुत तत्वों के साथ साथ किसानों की मेहनत के बिना फसल की पैदावार मुमकिन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फसल को उपजाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो किसान की मेहनत, ये क्वेश्चन एकदम आता है। नदी का जल, उपजाऊ मिट्टी और हवा और सूर्य का प्रकाश तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या कि कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल वही है इंसान की गरिमा, यही वाला क्वेश्चन रिपीट करके तुम लिखोगे, समझ रहे हो बात को। और इसमें और भी कुछ। अब उसके बाद तुम्हारा क्या, एक दंतरित मुस्कान, एक चैप्टर है, ये भी नागार्जुन साहब ने लिखा, ये भी नागार्जुन ने लिखा, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भी पहले, प्रगतिवाद से भी पहले ही कवि है, समझ रहे हो बात को। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ इन्होंने बताया, नागार्जुन जो लिखते थे बहुत अच्छा लिखते थे। ये बोलते हैं कि बच्चे की जो मुस्कान होती है वो निश्चलता से भरी होती है, निश्चलता, उसमें छल नहीं होता। कोई अगर मैं हंस रहा हूं तो मैं हो सकता है कि मैं हंस रहा हूं कि मेरे मन में छल हो, मैं तुमको देख के हंस रहा हूं तो मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे। बच्चे की जो मुस्कान रहती है वो बिना छल के होती है। हम तभी हंसते जब हमें कोई स्वार्थ मिलता है, ये बोलते हैं कि ये बिना छल के होते हैं, ठीक है। और आत्मीयता होती है, निश्चलता और आत्मीयता का आसार, इससे क्वेश्चन सीबीएसई इन जनरल देता नहीं, इन जनरल नहीं देता, लेकिन सिलेबस में है तो भाई दे देगा तो फंस जाओगे, ठीक है। तो निश्चलता का एहसास होता है, तो उसके बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है, कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है, ठीक है। तो ये बता रहे। उसके अलावा तुम्हारा बच्चे की मुस्कान के और बड़े के व्यक्ति के मुस्कान में क्या फर्क होता है, बड़े व्यक्ति की मुस्कान में छल होता है, बच्चे में नहीं होता, यही बता रहे। उसके बाद तुम्हारा कवि बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य की तुलना क्या किस बात को बोलता है, वो कहते हैं कि छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात का मतलब कमल के फूल होते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये दो लाइन याद रखना है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, मतलब कि तालाब को छोड़ के मेरी जो फूल जो है मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। और दूसरा तो बोलता है कि झड़ने लगे सैफालिका के फूल। सैफालिका के फूल जो होते हैं एक बहुत ही पॉइजनस ट्री होती है, तो उससे एक व्हाइट फूल निकलते हैं जो बहुत सुंदर सुगंध देते हैं, ठीक है। तो उसको सैफालिका का फूल बोलते हैं, बहुत कोमल होता है बच्चे की तरह, तो वो जब गिरता है तो बहुत सुंदर सॉफ्ट रहता है। पेड़ तो पॉइजनस रहता है पर ये फूल बहुत सॉफ्ट रहता है, तो वो वही बता रही झड़ने लगे सैफालिका फूल, वो है बच्चे की मुस्कान को देखकर इनको लगता है। अब कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई देता है, बच्चा कवि को अनिमेष देख रहा है, अनिमेष देखने का मतलब क्या होता है। अब यहां पर बच्चा फंस जाता है। अनिमेष देखने का मतलब सीबीएसई ने कई बार पूछा है, मान के चलो तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी क्रश आगे बैठी है, तुम्हारा क्रश आगे बैठा है, तुम इस तरीके से देखते रहो तो बिना पलक झपकाए किसी को देखना, खो जाना देखने में, उसको अनिमेष देखना कहते हैं। तो बिना पलक झपकाए किसी को देखना उसको अनिमेष देखना कहता है। बच्चा हम सबको अनिमेष देखता है, पर हम में इतना फर्क है कि हम अपनी क्रश को सिर्फ अनिमेष देखते हैं, ठीक है। तो अनिमेष देखना मतलब लगातार देखना, डायरेक्ट देखते रहना, ठीक है। उसके बाद कविता में बास और बबूल किसका प्रतीक बताया गया है, तो बास बबूल जलनशील लोगों का प्रतीक बताया गया, जो जलनशील है, बदमाश लोग हैं, उनका प्रतीक बताया गया, समझ रहे हो बात को। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब हम लोग बात करते हैं संगतकार की, जिसके संगत में रहोगे वैसे बनोगे, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इनको मंगलेश जबलाल साहब ने लिखा है। अब यहां पर संगतकार मनुष्यता, अब देखो यहां पर ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अभी इन जनरल सीबीएसई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो संगतकार मनुष्यता, संगतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है, वह मनुष्यता कैसे बनाए रखता है। अब देखो मेरी बात को समझो, कुछ क्वेश्चन है। संगतकार क्या होता है, संगतकार वो यहां पर बताया कि कोई अगर गाना गा रहा है, संगतकार वहां जो गाने के पीछे जो लोग हैं खड़े, जो वायलिन बजा रहे हैं या फिर जो कुछ और कर रहे हैं, वो इसके सुर को नीचे नहीं गिरने देते, उसको संगतकार कर रहे हैं। संगतकार वो भी होता है जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे संगतकार में प्रेम भैया, तो तुम्हें वो फेल नहीं होने दे रहे, तो प्रेम भैया भी संगतकार है। यहां हर किसी को संगतकार बताया गया, हर उस व्यक्ति को संगतकार बताया गया जो कि किसी की मदद कर रहा है उठने में, आगे बढ़ने में, समझ रहे बात को, तो उसको संगतकार बताया। जैसे मैं तुम्हें यहां पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब मेरी हेल्प कर रहा है तुम्हारे तक पहुंचने में, तो उसको संगतकार बताया गया। तो संगतकार क्या है कि किसी को कैसे मनुष्यता कैसे बनाए रखता है, उसकी मदद करके, उसकी आवाज को ना गिरने देकर उस संगत क्या बोलता है वो बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद संगतकार कविता में आम लोगों को क्या अपेक्षा है, आम लोगों की ये अपेक्षा, देखो संगतकार कविता में ये अपेक्षा है आम लोगों की कि संगतकार के पीछे भी जो है, अगर जैसे कि ये संगतकार जैसे गायक है, अब तुमने सुना होगा कि ये गाना किसने गाया, अभी कोई मूवी आई, मान के चलो कोई अच्छी मूवी आई, अभी सैयारा मूवी है, तो हमेशा जो गाना जो
गाने के आगे जो हीरो रहता है वही आगे बनता है कि नहीं ये हीरो है, बढ़िया ये हीरो। उसके पीछे जो गायक गाना गा रहा है उसको कोई नहीं देख रहा होता है, या फिर गायक ही कोई कॉन्सर्ट कर रहा होता है, और कॉन्सर्ट के पीछे जो वायलिन बजा रहा है तो वो कर रहा है, तो गाना को इतना अच्छा बनाने में उनका भी रोल है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। विराट कोहली ने बहुत सेंचुरी मार दी पर उनके जो कोच थे उनको कोई नहीं पूछ रहा, विराट कोहली ने अच्छा काम किया। तो वही बताया जा रहा है कि यहां पर संगतकार कविता में आम लोगों को भी दर्जा दिया जाए, उसकी मांग की जा रही है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बोल रहा है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। देखो, कवि कलाकार के सहायक सहयोगियों, ठीक है, और संकेत करना चाह रहा है। जैसे तुम्हारा क्या सहायक गायक जो तुम्हारा रहता है, वाद्य यंत्रकार आदि, ठीक है, जो तो बांसुरी बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसके बारे में। लेकिन हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, जो गायक जो आगे गाना गा रहा है यही स्टार बनता है। ठीक है, यही स्टार बनता है, हम लोग ये देख रहे हैं। उसके अलावा तुम्हारा संगतकार जैसे व्यक्ति के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। मैंने तुम्हें हर जगह बोला, नाटक में मिलते हैं, क्रिकेट में मिलते हैं, पढ़ाई में मिलते हैं। तुम्हारे लिए मैं संगतकार हूं, समझ रहे हो, तुम्हारी मदद कर दे रहा हूं पढ़ाई में, तो ये मिलते हैं। ठीक है, उसका तुम्हारा कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर धीमा पड़ने लगता है, उस समय संगतकार उसकी किस तरीके से मदद करता है। जब ऊंचाई पर पहुंच के, जैसे मैं बोल रहा हूं तो धीमा पड़ने लगता है स्वर, जैसे सा करने में धीरा पड़ना, तो वो क्या करता है, वायलिन को तेज बजा के या तेज बांसुरी को बजा के वो क्या करता है, गायक को उसके सुर में अपना सुर मिलाकर वो क्या करता है, उसको मेंटेन कर देता है। तो ये तुम्हें ये आंसर लिखना है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है मंगलेश डबराल साहब के साथ। तो ये तुम्हारा खत्म होता है। अब यहाँ तुम्हारे 11 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गए ये इतने चैप्टर पढ़ने के बाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा 8 नंबर और 7 नंबर ये भी तुम्हारा वही है। 8 नंबर क्वेश्चन आंसर रहेंगे कि 4 में 3 करने रहेंगे, और नहीं क्या यहाँ पर 4 में 3 करने रहेंगे, और तुम्हारे क्या ये वाला तुम्हारा क्या क्वेश्चन आंसर रहेगा। लेकिन ये वाला जो रहेगा ये खंड घ से रहेगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे भाई साहब, तुम्हारे आएंगे स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन बनेगा। राम वृक्ष बेनपुरी बाल गोविंद भगत एकदम क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर। यशपाल लखनवी अंदाज क्वेश्चन बनेगा। मन्नू भंडारी यह कहानी ये भी बनेगा। यतीन्द्र मिश्र नौबते खाने में ये बादल बिस्मिल्लाह खान बनेगा। और उसके बाद भद्य आनंद कौशल्यान उसका संस्कृति कविता, इससे कम क्वेश्चंस बनते हैं, बिस्मिल्लाह खान से भी कम बनते हैं। ये तीनों सीबीएसई के सबसे फेवरेट है। ठीक है, तो अब यहाँ 2 क्वेश्चन, एक तुम्हारा एक्स्ट्रा बेज बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो एक्स्ट्रा बेज रहेगा, तो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पर 8 नंबर है, फिर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहेगा। वहां क्या था, मैंने 9-10 कराया था। ठीक है, 9-10 कराया था, यहाँ 8 रहेगा, जो तुम्हारा क्या है, आधार पर किसी 4 में से 3 को करना है। तो ये तुम्हारे उन चैप्टर से बनेगा, जैसे नेताजी का चश्मा हो गया, एक कहानी अभी थी, बिस्मिल्लाह खाओगे, तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें कनेक्ट आगे मैं करवा दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। उसका क्वेश्चन नंबर जो 7 तुम्हारा रहेगा वो भी उन्हीं चैप्टर से रहेगा। क्या रहेगा, जैसे कोई चैप्टर दे दिया जाएगा, अब तुम्हें बोला जाएगा उन्हीं चैप्टर में कोई स्टोरी दे दिया, बोला क्वेश्चन आंसर करो। जैसे तुम्हारा क्या है, जैसे मैंने तुम्हें इसलिए समझाया भी है, या अगर किसी चैप्टर से स्टोरी आ जाती है, अभी संगतकार से स्टोरी आ जाती है, जब मैंने तुम्हें समझा दिया तो भाई तुम्हारे बहुत काम आ जाएगी वो चीज। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कोई टीचर हिम्मत नहीं रख सकता उतना एक्सप्लेन करने का, अगर वो हिंदी का टीचर ना हो। हम वो बंदे हैं जिन्होंने मैथ भी पढ़ाई, साइंस भी पढ़ाई, एसएसटी भी पढ़ाई, इंग्लिश भी पढ़ाई, हर कुछ पढ़ाई, और हिंदी भी एक अलग लेवल पे जो हिंदी का टीचर रहता है उस लेवल पे पढ़ा के दिखाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि किंतु खेतीबाड़ी से जुड़े, अब भगत जी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि साधु किस तरह से, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर पे। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो पहला तुम्हारा क्या कि नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। स्वयं प्रकाश साहब ये हैं, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं पान वाले की बात किसको मजेदार लगी और क्यों। पान वाले की क्या बात मजेदार लगी और क्यों, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। पान वाले की बात ये मजेदार लगी, जो कैप्टन था, पहले उन्होंने हवलदार साहब को बोला कि कैप्टन है, कैप्टन का उन्होंने बोला कि कैप्टन है कौन जो चश्मा बार बार बदलता है। ये जो नेताजी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है, इनमें चश्मा बदल कौन देता है। इन्होंने बोला कोई कैप्टन है, कोई बहुत फौजी का आदमी होगा। बाद में इन्होंने बोला कि जब पान वाले ने बोला कि ये लंगड़ा है, बूढ़ा है, तो इनको बहुत मजेदार लगी। ठीक है, नेताजी को। अब वो नहीं जानते थे हवलदार साहब की ये बहुत देशभक्त आदमी है। ठीक है, नेताजी को मूर्ति पर लगे चश्मे को देखकर हवलदार साहब के मन में क्या विचार है कि बहुत कोई देशभक्ति की भावना लोगों में इतनी भर गई है, ये विचार है। ठीक है, सेनानी ना, मैं आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। उसका तुम्हारा कैप्टन के मूर्ति पर चश्मा क्यों बदलता रहा, ये सारे क्वेश्चन है। तो पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं यहां पर कि ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है, सेनानी ना होते हुए लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं। चश्मे वाले बहुत बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी था, जिसमें देशभक्ति की भावना कुट कुट कर रही थी। ठीक है, एक बूढ़ा था, कैप्टन ये था, ये कैप्टन था, देख रहे हो, ये कैप्टन था। तो एक बूढ़ा जिसमें जो चश्मा लगाता था, गांधी टोपी पहनता था, और मड़ियल सा आदमी था, लंगड़ा आदमी था। ठीक है, जिसमें देशभक्ति की भावना कुट कुट पर पड़ी थी, और गांधी टोपी पहनता रहा, वो सारी था, उसके लिए उसको लोग कैप्टन कहता रहे, और वो उसमें देशभक्ति की भावना थी इसलिए। उसका तुम्हारा क्या स्पष्ट कीजिए, आप कुछ बार बार सोचते, अब ये कुछ भाव है जिसको स्पष्ट करना तो कर लोगे तुम इजीली। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा क्या, वह लंगड़ा है लंगड़ा, क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपका क्या विचार है। ये जो टिप्पणी इसने की कि वो लंगड़ा है लंगड़ा, क्या जाएगा। पान वाला कौन था, पान वाला एक मोटा सा, काला सा, दिन भर पान चबाने वाला आदमी था, जो कि दूसरों की जिसको दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था।
क्लियर सी बात है। अब ये जो टिप्पणी इसने की कि मोटा है, वो लंगड़ा है, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो उनकी कटाक्षपूर्ण टिप्पणी का बता रहा है कि उसका मेंटेलिटी क्या, कितना मजाक उड़ाने वाली मेंटेलिटी। तो वही इस आंसर में लिखा हुआ है कि वही उस चश्मे को देखकर, कैप्टन को देखकर पान वाले जो टिप्पणी की वो उसका बताता है, ठीक है, कटाक्षपूर्ण टिप्पणी के बारे में बताता है। हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और भी कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई तो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो तुम पढ़ लेना आंसर में, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा बोलूंगा तो टाइम जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर हमने सैलानिया होते हुए भी लोग चश्मे वाले कैप्टन क्यों कहते हैं कि देशभक्ति भावना कुट भरी थी। फिर कैप्टन पर चश्मा क्यों बदलता रहा, कैप्टन चश्मा इसलिए बदलता कि यहाँ पर ये रेडी लगाता था, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ठेला लगाया, बहुत सारे चश्मे हैं। अब कोई बंदा आया, बोला मेरे को ये चश्मा पसंद है, तो वो चश्मा खोलकर वो उसको दे रहा था क्योंकि घर भी चलाना है भाई उसको, दूसरा चश्मा बदल देता, ठीक है। तो क्या होता रहा भाई, ये चश्मा खोल के दे रहा था, दूसरा चश्मा बदल रहा, क्योंकि उसको बेचना रहता था चश्मा। समझ रहे बात को, सीधी सी बात है। पान वाले की एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया, मैंने वही बोला कि पान वाला एक काली पीली बत्तीसी वाला मोटा सा एक आदमी था जिसको दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद था, तो वो तुम्हारा पान वाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे वो लंगड़ा है, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, मैंने समझा दिया। हवलदार साहब मायूस क्यों हो गए थे, एक दिन वो हवलदार साहब जा रहे थे चौराहे से, उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं, क्योंकि कैप्टन मर चुका था, क्योंकि एज ज्यादा हो गई थी, तो वो बहुत मायूस हो गए थे, ठीक है। उसका तुम्हारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है कि अब एक बच्चा आया जिसने मूर्ति पर सरकंडा देखा, एक बांस रहता है, उस बांस को मोड़ के, पतंग देखी पर पतंग की जो टहनी रहती है उसको सरकंडा बोलते हैं, या तुमने सरकंडा देखा, वो गोल सा अंदर से खोखला भी रहता है, तो उसको मोड़ के चश्मा बनाया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मा लगाता था, पर मूर्ति में चश्मा तो था नहीं, तो एक बच्चे ने चश्मा बनाकर लगाया था। वही बताता है कि देशभक्ति की भावना अभी भी बची है बच्चों में, तो बच्चे हैं जिसने लगाया था कैप्टन के बाद। हवलदार साहब ने इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए, इतनी सी बात तो नहीं थी यार, ये बहुत मतलब वही था कि उनको लगा कि यार कितनी देशभक्ति है अभी भी, कि कोई बच्चा जाके सरकंडे का चश्मा बना के नेताजी के ऊपर लगा रहा है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। उसका तुम्हारा हवलदार साहब के बारे में सोचते रहे। अब वो हमेशा हवलदार साहब ना, हमेशा जब कैप्टन को उन्होंने पहली बार देखा तो हमेशा वही सोचते रहे कि कौन है कैप्टन जो इस बारे में चश्मा लगा देता है, तो हमेशा वो इसी बारे में सोचते रहे। पान वाला हवलदार साहब को क्या बात सुनकर हंसा। अब पान वाले को जब कैप्टन हवलदार साहब ने बोला कि ये जो कैप्टन है कौन, बहुत बड़ा फौजी है क्या, बहुत बड़ा ये है क्या, तो वो उसने हंस लिया, नहीं वो पागल है, पागल लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। तो ये सारी चीजें बातें हो रही थी वहां पे, समझ रहे बात को। और ये जो स्वयं प्रकाश है, ये सारी स्टोरी देख रहे थे, हो सकता है पान वाले की दुकान में बैठते होंगे और इन्होंने ये स्टोरी पूरी लिख दी है, समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और मैंने क्वेश्चन आंसर तुम्हें क्लियर करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारे क्या, बाल गोविंद भगत राम ब्रिज बेनुपुरी साहब ने लिखा है इसको, ये राम ब्रिज बेनुपुरी है। अब बाल गोविंद भगत क्या थे, एक साधु जैसे इंसान थे जिनका एक बेटा था। अब वो बेटा थोड़ा सा पागल जैसा था, मतलब कि वो नॉर्मल नहीं था, मतलब बोलते हो ना कि एक थोड़ा सा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, वो था बच्चों जैसी हरकतें करता रहा, एज में बड़ा हो गया था। अब उन्होंने क्या किया था, उनकी एक शादी करा दी थी, उनकी एक पुत्रवधू आ गई थी। तो इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। वही क्या कि उनका बेटा जब मर गया था तो उनकी दवा दारू करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वो चाहती थी कि वो उनके साथ ही रहे, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जबकि भगत जी कहते हैं कि तुम चले जाओ भाई, अपने भाई के साथ चले जाओ, दूसरी शादी कर लो। तो ये तुम्हारी स्टोरी है। अब तुम्हारा देखो बाल गोविंद भगत ये गीतों को, अब ये सारे क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ विद आंसर्स, मैं तुम्हें करा दे रहा हूँ। अब तुम्हारा क्या है कि बाल गोविंद भगत राम ब्रिज बेनुपुरी का लिखा हुआ है। भगत जी की व्यक्तित्व की, उनकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए। तो वो क्या करते थे, उनके सादी दाढ़ी थी, सादी कलर की दाढ़ी थी, और वो क्या करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, मतलब क्या कि वो सिर्फ क्या करते थे, जटाजूट वाली माला पहनते थे और वो एक काली कमली ओढ़ के घूमते थे। समझ रहे बात को, कपड़े नहीं पहनते थे, धोती टाइप के पहनते थे और लंबी दाढ़ी रखते थे, मजले कद के थे, गोरे थे मजले कद के थे। और समझ रहे बात को, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि बाल गोविंद भगत मजले कद के गोरे चिट्टे थे, उनकी उम्र 60 साल के ऊपर ही थी और उनके बाल दाढ़ी पक गए थे, वो सन्यासियों की तरह जीते रहे। तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई थी, समझ रहे बात को। उसके बाद बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों में अचरज का कारण क्यों था। अब एकदम ठंड में वो सुबह 4 बजे काली कमली ओढ़ के जाके बैठ जाते थे, कबीर के गीतों को, कबीर जो है कबीर के गीतों को गाने लगते थे, ठीक है, कबीर के गीतों को गाने लगते थे। तो वो तुम्हारा ये अचानक का कारण था कि इतने सुबह सुबह एक पतली सी काली कमली ओढ़ के कोई कैसे बैठ के गाना गा सकता है। तो वो लोगों में अचरज का कारण बन गई, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई, सारी लिखी हुई। उसके बाद पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषता के बारे में बात कीजिए। अब बाल गोविंद भगत जो कबीर के गीतों गाते थे, तो वहाँ जो खेत में लोग काम करते थे, उनके हाथ खटाखट चलने लगते थे, मतलब कि इतने सुंदर गीत गाते थे वो कि सारे लोग बहुत इतनी मधुर गीतें गाते थे, कबीर की जो गीतें रहते थे उनको गाते थे। तो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई, ठीक है, कि उनके हाथ तेज चलने लगते रहे। उसका तुम्हारा क्या ध्यान, सारे आंसर लिख लेना भाई, यही आएगा पेपर में। धान रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की लहरिया किस तरह रोमांचक कर देती थी। मतलब कि वही बोल रहा है कि धान रोपाई के समय किस तरीके से कबीर के गीत जो है लोगों में रोमांच भर देते थे। तो ये सारे आंसर तुम्हें दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है।
उसका तुम्हारा क्या, अब एक और क्वेश्चन था कि क्या चारों ओर, अब एक और क्वेश्चन था कि उनके बेटे के मरने के बाद उन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर शायद दिया हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, उन्हें लेटा दिया, उनके सादे कपड़े से ढक दिया, उनके ऊपर फूल छिड़क दिए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, एक सर्क सिरहाने एक दीप जला दिया, और उसके अलावा वहाँ गाना गाने लगे और नाचने लगे। ठीक है, कबीर के गीतों गाने लगे और नाचने लगा। बोले कि उत्सव मनाने का समय, खुशी मनाने का समय, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। वो खुश होने लगा, रोने की जगह उनका जब बेटा मरा, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था, मर गया था, तो वो बहुत खुश होने लगे इस चीज को लेकर। समझ रहे? तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है हमेशा, एक क्वेश्चन मैंने दिया भी होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि बाल गोविंद भगत अपने सुस्त बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे। बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, वो भी बता हुआ है। उसके बाद भगत जी अपने बेटे की मृत्यु पर किस भावना किस प्रकार से स्पष्ट की, ये क्वेश्चन आता है। धान रोपाई वाला मैंने बता दिया, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या के बारे में बता दिया, उसके बाद बाल गोविंद भगत की मधुर गायन के बारे में सारी चीजें बता दी तुम्हें। उसके बाद तुम्हारे ये खेतीबाड़ी छुड़े भगत जी साधु कैसे थे, तो खेतीबाड़ी से चुका ये गृहस्थ थे, इनकी शादीशुदा जिंदगी थी, इनकी बीवी पहले मर चुकी थी, बच्चे भी थे, लेकिन ये साधु की तरह इस तरीके से भगत जी रहते थे। ये ऐसे भगत थे, और ये कबीर इनके गीतों गाते थे। तो ये तुम्हारे चैप्टर है। उसके बाद बाल गोविंद भगत की पूर्व अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाए, मैंने तुम्हें फिर बोला कि सेवा पानी करने के कारण नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका तुम्हारा क्या वेशभूषा के बारे में मैंने बताया, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे डिस्कस करते हैं। आगे तुम्हारा और कहाँ गया, आगे लेकर, ठीक है, वो तुम्हारा हो गया। अब हम लोग आते हैं लखनवी अंदाज पे। लखनवी अंदाज यशपाल ने लिखा है, ये तुम्हारे यशपाल। अब लखनवी अंदाज लखनऊ में तुम्हें पता होगा कि बहुत मेहमान नवाजी के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। तो यहाँ पर जब यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पर ये जो स्टोरी है एक ट्रेन के डब्बे की है। अब यहाँ पर क्या है, लेखक बैठे हुए थे उस समय, एक नवाब, जब लेखक ट्रेन के डब्बे पर चढ़े तो उस समय एक नवाब बैठा हुआ था। अब लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को सेकंड क्लास में टिकट क्यों खरीदा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में क्या है, उनको टिकट नहीं मिला, तो सेकंड क्लास में उन्होंने खरीद लिया। सेकंड क्लास वो होता है, एक सेकंड क्लास का मतलब क्या होता है कि एक फर्स्ट टायर होता है, एक सेकंड टायर होता है। तो सेकंड क्लास में क्या और लोगों के साथ तुम्हें बैठना पड़ता है, अलग से रूम नहीं मिलता। नवाब साहब को बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये उन्हें ऐसा क्यों किया होगा, मेरी बात को समझो। नवाब साहब जो थे, इन्होंने पहले, नवाब साहब जो बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी नवाबी दिखाने के लिए, खानदानी नवाबी दिखाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने इनसे पूछा कि आप खीरा खाएंगे, नमक भी, इन्होंने मना कर दिया, इसलिए वो नवाबी दिखाने के लिए उन्होंने फेंक दिया। ये नहीं खाएगा तो मैं भी क्यों खाऊंगा। तो मेरी बात को, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने दिखाया कि लेखक ने नवाब साहब को हाव भाव से महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो ये तुम बता दो। उसके बाद तुम्हारा दूसरा कि नवाब साहब से बहुत यत्न से खीरा काटा, क्यों नहीं खाया, क्यों फेंक दिया, वो भी पूरा आंसर मैंने दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा क्या, बिना विचार घटना और पात्रों से भी कहानी लिखी जा सकती है। अब ये जो लेखक थे यशपाल थे, ये लेखक थे, तो इन्होंने इस पर ही कहानी लिख दी। ये जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ कि नवाब साहब ये ट्रेन के डब्बे में चढ़े, वहां नवाब साहब बैठे हुए थे, उन्होंने खीरा नहीं खाया, इन पे कहानी लिख दी, तो उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई में। ठीक है, इधर आओ। उसका तुम्हारा क्या और कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। उसका तुम्हारा क्या, पहला हमने देख लिया, दूसरा देख लिया कि उसका तो आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा, नहीं ना, सामान्य नहीं था, वो नवाबी दिखाने वाला व्यवहार था। समझ रहे हो बात को। लखनवी अंदाज की रचना के आधार पर नवाब साहब की सनक कहाँ हद तक सही है, वो संकी थे। नवाब साहब जो थे, वो जो लखनवी नवाब होते कई बार वो थोड़ा संकी रहते हैं कि हम जो है, हम ये खानदानी न रईस है। ठीक है, ऐसे कुछ थे। लेखक ने नवाब साहब के हाव भाव से कैसा लगा, ये क्वेश्चन बता दिया। इच्छा होते हुए भी लेखक और नवाब साहब दोनों ने खीरा नहीं खाया। अब इनको तो अपनी बतानी थी, इनको तो अपने बारे में। अब जब नवाब साहब बात करने में उत्सुक नहीं थे, तो लेखक ने बोला कि क्यों खाओ भाई इनसे खीरा, तो ये अपनी प्रेस्टीज रखने के लिए इन्होंने नहीं खाया। अब इन्होंने नहीं खाया तो इन्होंने बोला मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार से, खीरा बहुत अच्छा होता है गर्मी के दिनों में, तुम्हें पता होगा, काटा नमक मिर्च बुरका, तो बहुत लजीज होता है खीरा। समझ बात को, तो दोनों ने नहीं खाया। लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, पर भी लेखक ने खीरा क्यों नहीं खाया, वही सारी चीज है कि प्रेस्टीज बचाने के लिए नहीं खाया, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आगे बढ़ते, आगे तुम्हारा एक कहानी, ये भी मन्नू भंडारी ने ये लिखा है। अब मन्नू भंडारी ये थी, ये लेडी बहुत बूढ़ी हो गई थी बाद में, फिर बाद में इन्होंने अपने बचपन के दिन के बारे में बताया। तो यहाँ पर क्या, महानगरों में फ्लैट कल्चर, जो अगल बगल लोग रहते हैं, लेखिका ने मन्नू भंडारी में पड़ोस कल्चर की क्या अंतर बताया। तो ये कुछ अंतर बताने हैं तुम्हें, वो तुम गूगल से आंसर देख लेना भाई, मैंने आंसर याद दिया नहीं है। मन्नू भंडारी ने व्यक्तित्व, किन किन व्यक्तियों के प्रभाव पड़ा, अपने पिता का प्रभाव पड़ा। इनके पिता बहुत गुस्सैल थे, मतलब बहुत गुस्सैल थे और थोड़े मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत गुस्सा करते थे इनके पिता। और उसके अलावा शीला अग्रवाल, जो इनकी टीचर थी शीला अग्रवाल, इनका प्रभाव पड़ा। और मन्नू भंडारी उस समय बच्ची थी, ये मन्नू भंडारी उस समय बच्ची थी, उस समय की बात है। और ये इनकी शिक्षक थी जो शीला अग्रवाल, जो इनकी स्कूल की प्रिंसिपल थी। उसके बाद तुम्हारा आत्मकथ्या से लेखिका के पिता ने
रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है, ये क्वेश्चन एकदम आता है। ये जो कविता, इनके पिता ने रसोई को भटियार खाना कहा है। उनका कहना था कि जब लड़कियां रसोई में काम करती है, खाना बनाती है, तो वो अपनी प्रतिभा को चूल्हे में झोंकती है। प्रतिभा जो भी उनके पायलट बनने की, आजकल तुम देखो लड़कियां सेना में जा रही है, पायलट बन रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है। पर उनका कहना था कि अगर कोई लड़की रसोई में जाके खाना बना रही है तो वो अपने प्रतिभा को भट्टी में झोंक रही है, जिसको इन्होंने भटियार खाना बताया। ठीक है, तो ये तुम आंसर में लिखोगे। उसका वो कौन सी घटना थी जिसके कारण सुनाने पर लेखिका ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं पाया था। उसके तुम्हारा मन्नू भंडारी ने अपने पिता के वैचारिक कट्टरता को अपने शब्दों में लिखिए। किस तरीके के थे उनके पिता, उनको भी लिखना, तो गूगल से आंसर देख के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है कि अपनी कहानी, एक कहानी यह भी के आधार पर स्वतंत्र आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसका तो अंतिम दिनों में मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, एक कहानी यह भी के आधार पर लिखी कि मन्नू भंडारी के पिताजी का सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के बारे में बताइए। सकारात्मक गुण यही थे कि वो प्रमोट करते रहे लड़कियों को आगे, कि पढ़ाई लिखाई करेगी तो अच्छी होगी, सारी चीजें। और एक नकारात्मक गुण भी थे कि बहुत संकी थे वो। तो ये कुछ चीजों के बारे में तुम्हें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, एक स्वतंत्र आंदोलन, इनकी टीचर शीला अग्रवाल, इनके पिता के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये कुछ दिमाग रखना। अब बिस्मिल्लाह खान वाला क्वेश्चन क्या है कि अब कुछ इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है। इन जनरल सीबीएसई नहीं देता, मैं जनरल बता रहा हूँ कि मंगल ध्वनि अभी क्या अभिप्राय है, बिस्मिल्लाह खान के सहनाई किस तरीके मंगल ध्वनि। तो आप कुछ आंसर दिए हुए कि देखो, क्योंकि अवधि पारंपरिक लोकगीतों में चैती में सहनाई को उल्लेख किया गया और मंगल का परिवेश बताया गया, इसलिए उनको मंगल ध्वनि बताया गया। ठीक है, तो ये पहला आंसर। दूसरा तुम्हारा क्या है, सहनाई कि दुनिया में डुमराव को क्यों माना जाता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान डुमराव से थे। सबसे दुनिया में सबसे बेस्ट सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ही थे, तो वो डुमराव से इसलिए बताया गया। रीड, अब सुनो, रीड सहनाई क्यों फूका जाता है। रीड एक इतना बांस की एक पोली होती है इस तरीके की, इससे सहनाई को फूका जाता है। रीड एक सरकंडे की बनी है। सरकंडा सुना है, जो नदी के किनारे कुछ पेड़ लगे रहते हैं ऐसे लंबे लंबे, ऐसे, उसको सरकंडा बोलते हैं। अंदर से खोखले रहते हो, उसको सरकंडा बोलते हैं। तो रीड होती है, वो केवल डुमराव में ही पाई जाती है। आजकल तो प्लास्टिक की बन जाती है, इसलिए उनको डुमराव, देखो इस तरीके का रीड रहता है। देखो ये सहनाई के आगे लगती है, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, अब तुम मेरी बात को सुनो। सुधारवादों से क्या अभिप्राय है, सहनाई का सुशीरवाद से औषधि क्यों कहा गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारा क्या है, काशी में कौन कौन से परिवर्तन अभी दिखाई देते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर तुम्हें लिखना। काशी में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं कि अभी वहां पर कोई सहनाई नहीं बजाता, उसके अलावा वहां पर बहुत सुंदर कचौड़ियां मिलती थी, मीठे रसगुल्ले मिलते थे, वो अभी नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि बिस्मिल्लाह खान जो है ना, जब सहनाई बजाने जाते थे तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, वहां पर दो लेडी थी, एक रसूलन भाई और एक बतूलन भाई, दोनों बहनी थी। वो क्या करती थी, बहुत गाना गाती थी, उनके ठुमरी ठप्पे उनको सुनाए देते थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि बिस्मिल्लाह खान जब रास्ते से जा रहे होते थे कि वो बालाजी के मंदिर में बैठा करते थे। तो जब वो घर से बालाजी के मंदिर जा रहा था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता, मतलब मंदिर जा रहे होते, रास्ते में दो बहनों का घर पड़ता था, रसूलन भाई और बतूलन भाई। अब वो घर में दिन रात गाती रहती थी, मतलब वो सुर लगाती रहती थी, तो उनके ठुमरी ठप्पे उनको सुना देते थे। ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जितने बनते हैं मैंने बताया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, ये पहले कोर्स में नहीं होता था, संस्कृति भव्य भदंत आनंद कौशल्यान का ये लिखा हुआ है, ये है आनंद साहब। तो इनके बारे में इन्होंने स्टोरी लिखा। ये इन्होंने संस्कृति के बारे में लिखा है, न्यूटन के बारे में लिखा है इन्होंने। ये पहले कोर्स में नहीं था, अभी 2 साल पहले आया। सच्चे अर्थों में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जाता है, संस्कृत व्यक्ति के पाठ के आधार पर अच्छा व्यक्ति जो रहता है उसको संस्कृत व्यक्ति इन्होंने यहाँ पर बताया। उसके बाद आग की खोज, क्या बहुत बड़ी खोज थी, उन्होंने उस आग की खोज किस तरीके से हुई थी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पत्थर को रगड़ने से हुई थी। उसके बाद लेखक ने दृष्टि करते सभ्यता और संस्कृति की समझ कौन कौन सी बताई है। उसका तुम्हारा न्यूटन में संस्कृति को मानव करने के पीछे कौन सा तर्क दिया। तो ये सारे तर्क वाले क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन तुम गूगल से देख लेना, क्योंकि इसके आंसर मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये कोर्स में नहीं था। तो गूगल से आंसर देख लोगे तो तुम लिख लोगे, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब तुम्हारे 11 नंबर और कंप्लीट हो गए, तो 11 उधर और 11 उधर, तो तुम्हारा क्षितिज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब 11 कितना हुआ, 22 हुआ। 22 प्लस 8 नंबर टोटल तुम्हारा 30 हो जाएगा। तो ये 8 नंबर की चीज मैं यहाँ बताते रहा तुम्हें। 8 नंबर। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कि ये कृतिका से रहेगा, कृतिका से रहेगा। समझ बात को, कृतिका से रहेगा। कृतिका वाली किताब है ना भाई, कृतिका, इससे रहेगा। अब इस कृतिका वाली किताब में क्या रहेगा कि पूरक पाठ से के निर्धारित पाठों में से निम्नलिखित तीर में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। लगभग 50 से 60 ये 4 नंबर वाले रहेंगे। अब एक क्वेश्चन इससे आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे पहले माता का काजल से है, फिर सना सना हाथ जोड़ी से है, फिर मैं क्यों लिखता हूं इससे है, नहीं हो सकता है पहले इससे आ जाए। पर 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, ये गारंटी वाली चीज है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। ये तीनों में एक एक आएगा, किस तरीके से आएगा वो दिखा दे रहा हूं।
वो तुम्हारा इस तरीके से आएगा, इस तरीके से तुम्हें लिखा हुआ रहेगा 3 में से सिर्फ तुम्हें 2 करना है, 3 में से किन्हीं 2 को प्रश्नों को उत्तर देना है। 4 4 ना 4 4 8 होगा, तो 3 में से 2 देना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला तुम्हारा माता का आंचल से आ सकता है, दूसरा तुम्हारा क्या पत्थर तोड़ती औरतों से आ सकता है, ये लाइन से आया ये माता का आंचल। फिर तुम्हारा क्या है सना सना हाथ जोड़ी, फिर तुम्हारा मैं क्यों लिखता हूं इससे आया। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे बहुत प्यार से। अब हम लोग आते हैं हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर पे। बिल्कुल ध्यान समझना, ये जो पार्ट है भाई इस पे कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है भाई, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो समझ के चलना किस टाइप के क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। मैं एक बार पढ़ लेता हूं पहले क्वेश्चन, फिर आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, माता के आंचल पार्ट क्या था। अब इन तीनों से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं पढ़ ले रहा हूं एक बार। माता के आंचल पार्ट में बच्चों की पशु पक्षियों के प्रति क्या व्यवहार दिखाई देता है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं पार्ट समझने को, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इन जनरल एनसीईआरटी से ही बनता है। ठीक है, क्या दिखा पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, ये तुम्हें पूछ रहा है। ठीक है, पत्थर तोड़ती मजदूर पहाड़ी महिलाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है तुम्हारा। ठीक है, तो वो तुम्हें दिख रहा है कि लेखिका बहुत दुखी हो गई थी, उसका तुम्हारा क्या मैं क्यों लिखता हूं, क्वेश्चन के आधार पर बताइए कि अनुभव और अनुभूति में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब यहाँ पर माता का आंचल से कुछ क्वेश्चन है, मैंने डिटेल में सारे क्वेश्चन दे दिए, तो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आंसर के साथ। क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल की सामग्री आपके खेलने की सामग्री से क्यों अलग है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम पेपर में सारे सेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है इस तो किस तरह से अलग है। वो जो जमाना था वो 90s का जमाना था, 1970s का जमाना था, बहुत पुराना जमाना था। तो 1970s के टाइम पे कैसे खेलते रहे, 1970s का समय जो था अभी से कितना पुराना, तुम सोचो अभी से लेके मेरे को लगता है 60 ईयर्स पुराना है। तो उस समय लोग क्या करते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, ये सारी चीज। अभी तुम क्या करो, मोबाइल में गेम खेल रहे हो, तो ऐसी चीजें होती, तो वो अलग थी खेल की सामग्री। ठीक है, वो दौड़ा भागी करते रहे, वो सारी चीजें करते थे। इस उपन्यास माता के आंचल में अब ये जो उपन्यास है माता का आंचल, इन्होंने किसने लिखा, शिवपूजन सहाय ने लिखा। ये ऐसे दिखते रहे, ये शिवपूजन सहाय, और ये जो शिवपूजन सहाय है इनका बचपन का नाम ताकेश्वर नाथ भी था। और ये जो माता का आंचल के पार्ट में जो बच्चे हैं ये अपनी ही माँ के बारे में लिख रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो यही इसके लेखक है, शिवपूजन सहाय अपने बचपन के दिन के बारे में लिख रहे हैं। अब तुम्हें बोल रहा इस उपन्यास माता का आंचल में 30 के दशक, अरे 1930 के दशक की बात की गई है भाई, 1930s की बात की गई है। तो यहाँ 100 साल पुरानी बात है भाई, ये 100 साल पुरानी बात है। तो 30 के दशक की बात की गई है, 30 के दशक की संस्कृति का चित्रण किया गया। आज के ग्रामीण संस्कृति से वो किस तरीके से, आज के ग्रामीण संस्कृति तुम जाओगे ना तो वहाँ पंखे मिल जाएंगे, बत्ती मिल जाएगा। उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती, भाई तुम्हें बताना है कि आज की ग्रामीण संस्कृति उस समय से कैसे अलग है। आज की ग्रामीण संस्कृति थोड़ी एडवांस हो, तुम गाँव में जाकर देखो सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो वो चीज उस समय नहीं थी, वो तुम्हें ये आंसर में लिखना, समझ रहे हो बात को। आगे बात करते हैं, आगे तुम्हारा प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को अपनी माँ से अधिक जुड़ाव था, किंतु विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां का शरण लेता। बच्चों का अपने पिता से, अब देखो ये जो भोलानाथ था वो इन जनरल पिता से बहुत ज्यादा उसको जुड़ा होता, पर जब भी विपदा आई तब वो क्या गया, माँ के पास गया, समझ रहे बात को। कुछ ऐसा कहानी में बीता था जिससे उसको भागना पड़ा, तो वो अपनी माँ के जाकर शरण लिया। तो वो क्यों लिया, इसलिए बताया गया कि माँ का महत्व क्या है, वो यहाँ पर पूछा गया, बताया गया। अब आपके विचार में भोलानाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता रहा। अब भोलानाथ जब रो रहा होता था, किसी भी कारण वो रो रहा था, तो अपने साथियों को देखता रहा, सिसकना भूल जाता रहा, क्योंकि बोलते हैं ना गेम खेलने का टाइम आ गया। अब साथियों को देखते हैं तो बोलते हैं ना खेलेंगे, अब वो सब कुछ भूल जाता रहा, खेलने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था उसका, तो वो क्या करता रहा, सिसकना भूल जाता रहा। ये तुम्हारा आंसर दिया हो गया कि हमारे विचार में भोलानाथ खेलने का बहुत शौकीन था। ठीक है, इसलिए वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता। अच्छे में लिखना है, ऐसा नहीं जितने वर्ड्स बोले वर्ड मेंटेन रखना भाई। जैसे 50 से 60 बोला गया है तो 50 से 60 में लिखना है तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि भोलानाथ से जुड़ी आपके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने देखा होगा भोलानाथ और उसके साथी बहुत तरह के खेल खेलते थे, अब किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। ठीक है, आपके याद में अपने से जुड़े किसी खेल के बारे में तुम्हें बताना है। मैंने एक आंसर लिख दिया है, तो कोई खेल अगर तुम्हारे से जुड़ा है, बचपन से जुड़ा, तो वो तुम्हें बताने का रहेगा। तो इस टाइप के पूरा चैप्टर इसी के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन है इसमें, सारे खत्म होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सना सना हाथ जोड़ी वाले चैप्टर से। सना सना हाथ जोड़ी, अब ये मधु काकरिया जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ, ये मधु काकरिया जी थी, तो इनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये क्या दादी जी अगर आपको कविता लिखनी थी तो इतनी बड़ी क्यों लिखी यार, बच्चों को इतनी टेंशन हो गई। मतलब ये चैप्टर मेरे को सबसे ड्रास्टिकल लगता था अपने टाइम पे। ये इतनी बड़ी कविता इन्होंने लिख दी, इतनी जगह पर लिख दी। ये गंतोक गई थी घूमने के लिए जहां पर बहुत दिलफरे पहाड़ होते हैं, तो वहां पर इन्होंने कविता लिखी, बहुत बड़ी कविता लिखी। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो भाई करना तो पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम पहले यहां पर समझ लेते हैं। अब मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हें कि झिलमिलाते सितारों से रोशनी से बड़ा नहाया गंदोक शहर को सम्मोहित किया। किस तरीके से सम्मोहित किया, तो बहुत ज़्यादा उसमें रोशनी थी, बहुत झिलमिला सितारों से नहाया हुआ शहर था, बहुत ज़्यादा लाइट थी, पहाड़ों के बीच था, इसलिए उस लेखिका को उन्होंने बहुत खुश कर दिया था। तो ये तुम आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक और
अब यहाँ गंतोक को मेहनत कर बादशाह का शहर क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है कि गंतोक का शहर बहुत सुंदर बनाने में यहाँ की श्रमिक वर्ग का के साथ साथ यहाँ की आम आदमी का भी बहुत योगदान है। सबने मिलकर गंतोक को इतना सुंदर बनाया। समझ सजे धजे गंतोक शहर को देखकर मेहनत कर बादशाह का शहर लेखिका ने बताया। वहां पर ये इनको कहानी आता, लेखिका ने इनको बोला कि मेहनत कर बादशाह का शहर है। ठीक है, कभी कभी श्वेत कभी रंगीन पताकाओं को फहराने क्या अलग अलग अवसरों पर संकेत करता है। मेरी बात को ये क्वेश्चन आता है, जो पहाड़ के बीच में झंडे लगे थे, जैसे पहाड़ था गंतोक शहर के बीच में कुछ पहाड़ थे, ट्रेन से जब वो जा रही थी तो यहाँ कुछ झंडे लगे थे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो इन क्या क्या संदेश बता रहा है वो मेरी बात को समझ। गंतोक शहर से 149 किलोमीटर की दूर पर यूमथांग के क्षेत्र में कहीं कहीं पर 108 सफेद झंडियां थी, कतार में लगी हुई थी, कहीं रंग बिरंगी और कहीं रंग बिरंगी कहीं सफेद झंडियां थी। अब सफेद झंडियां का क्या बोलता है, पताकाओं की ओर संकेत करता है कि अहिंसा वह प्रेरित है, मतलब कि हिंसा नहीं करने के लिए सफेद पताका लगा रहे हैं। और वहीं पर कहा गया, वहीं पर जो बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु और किसी मृत्यु या आप अहिंसा नहीं करेंगे। जब सफेद पताका व्हाइट कलर की लगी रहती है तो अहिंसा नहीं करेंगे, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर संकेत करता है। और जो रंग बिरंगी पताका है और तुम्हारा क्या शुरुआत में और क्या और रंग बिरंगी झंडियां किसी नए कार्य शुरुआत की और संकेत करते हैं। जो रंग बिरंगी ऑरेंज लाल वगैरह पताका है झंडियां है वो क्या है, कोई शुभ काम या नए कार्य का योर संकेत करती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर है। अब हम लोग थोड़े से और यहाँ पर और थोड़े से डेप्थ में देखेंगे क्योंकि चैप्टर से एक बनेगा ही बनेगा, तो देख लो सारे क्वेश्चन। दूसरा तो पर्वत क्षेत्रों में बढ़ती मानव गतिविधियां पार्ट में, मैंने तो तुम्हें बताया मेहनत कर बसा वाला क्वेश्चन बता दिया। अब ये दूसरा वाला पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती मानव गतिविधियां पार्ट में कि दुष्प्रभाव देती है। अब मानव गतिविधि बढ़ेगी तो क्या हो, प्लास्टिक बढ़ेगा, वहां पर लोग चाय बनाएंगे, कुछ करेंगे, खाना बनाएंगे, वहां पर धुआं बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, वहां पर लोग कचरा फैलाएंगे, पेड़ पौधे तोड़ देंगे, तो वहां पर ये प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे इस यात्रा में विकृत में लेखिका को हिमालय किन किन रूपों में दिखा दिया। बहुत सारे रूपों में हिमालय बदलता हुआ उनको नजर आया। आंसर बड़ा होगा, गूगल से देख लेना। हिमालय बहुत बदलता हुआ नजर आया, अलग अलग रूपों में उन्होंने उनको देखा। तुम्हें हिमालय बहुत तरह का उनको लग रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो तुम लिख लेना। उसका तुम्हारा क्या है कि यूमथांग, अब तुम लॉक स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर पूरे भारत की आत्मा किस तरह। लॉक स्टॉक में एक चक्र रहता है जिनमें तुम्हें क्या बोलता है, जो जिसमें अगर तुम कोई चीज मांग करते हो, कोई चीज बोलता है ना कि कोई मांगते हो किसी चीज को तो वो पूरी हो जाती है वो चक्र में, तो वैसा चक्र होता है तुम्हारा लॉक स्टॉक का। ठीक है, उसके बाद झिलमिलाते सितारों से नहाया, ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया। कभी श्वेत कभी ये पताका वाला क्वेश्चन भी बता दिया। उसका तुम्हारा प्रकृति के अनंत विराट रूपों में लेखिका को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हो रही थी, तो अब ये भी क्वेश्चन तुम्हें बताना, वही हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद प्रकृति की सौंदर्य के अलौकिक लेखिका ने कौन कौन से दृश्य को झंझोर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि जब वहां पर पहाड़ था, मैंने तुम्हें बोला, अब पहाड़े लोग वहां पर जो लेखिकाएं थी वहां पर जो कुछ औरतें थी वो बच्चों को पीठ पर टांग के, बच्चे भी थे उनके पीठ पर टंगे हुए थे, उनसे वो पत्थर तोड़ रही थी। अब पत्थर भी तोड़ रही है, बच्चों को भी टांगे, तो इनको लेखिका को झंझोर दिया उन्होंने, ये कितना कुछ कर रही है कुछ पैसे बनाने के लिए। मेरी बात को समझो, तो वो लेखिका बहुत दुखी हो गई उनको देख के, बच्चों को टांग के कैसे पत्थर, कितना दुख ले रही है, तो उनको झंझोर दिया। समझ रहे हो बात को। तीसरे क्वेश्चन अभी आया था बोर्ड में, मैंने तुम्हें बताया, जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही भाई, वही सब बोर्ड में आके तुम सोचो। उसका तुम्हारा क्या है, कितने कम लेकर ये समाज को कितना देती है, ये भी वही क्वेश्चन है। वही लेखिका बोल रही थी कितना कम पैसा लेकर ये समाज को कितना अधिक दे रही है, वही लेखिका यहाँ पर बता रही थी। वही पत्थर तोड़ने वाला इंसिडेंट कि पत्थर तोड़ रही है, बच्चों को टांग के तोड़ रही है, कितनी तकलीफ इनको हो रही है। समझ रहे बात को। और पत्थर तोड़ क्यों, गंतोक को सुंदर बनाना था, इसलिए वो पत्थर तोड़ रही थी। समझ रहे बात को। पत्थर तोड़ के वो पहाड़ को सेफ दे रही थी। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का व्यवहार किया, खिलवाड़ किया, वो भी। उसका कटाव के बारे में तुम्हें पूछा गया तो वो लिख देना आंसर गूगल से देख के। उसका देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह का रोल अदा करते हैं वो भी लिखना। प्रकृति में जल संचय कैसे होता है, सबसे पहले पहाड़ में पानी गिरा, वो बर्फ में जम गया, उसके बाद वो नदी में चला गया, फिर वो क्या बोलता है उसको तुम्हें बोला एवोपोरेट हो गया, एवोपोरेट होने के बाद फिर बादल में गया, फिर वहां पर जल संचय हुआ। उसके बाद यूमथांग के बारे में मैंने तुम्हें बताया, यूमथांग और कटाव के बारे में मैंने तुम्हें बताया, तो ये दोनों तुम लिखोगे। यूमथांग और कटाव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और एक लॉक स्टॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। भाई फंस जाओगे, मैंने इसलिए बोला था कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो समझ लेना। एक लॉक स्टॉक वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया था, और एक यूमथांग वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक पत्थर तोड़ने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आगे आएंगे, सना हाथ जोड़ी से मैंने कुछ चीजें तुम्हें बता दी थी। अब हम लोग आते हैं ये अगेय थे, और इन्होंने ये चैप्टर लिखा था मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये इन्होंने जापान में जो हिरोशिमा में जो हमला हुआ था उसके रिगार्डिंग चैप्टर लिखा है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख लेना। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे नहीं रहा हूँ, पर क्वेश्चन देख के सारी चीजें लिख लेना। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इस वाला आंसर लिखो, 3 रहेंगे, मैं ही सजेस्ट करूंगा या तो तुम माता काचल से लिखो या सना हाथ जोड़ी से लिखो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा घुमाने वाला चैप्टर है। तो अगर तुम इसको कम भी पढ़ोगे
तो इससे आंसर लिखने के चांसेस, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन आता है, मैंने तुम्हें जैसा बोला था, इससे घुमाए क्वेश्चन आते हैं तो इसके कम चांसेस रखना, पर पढ़ लेना इतने क्वेश्चन, अगर आए तो लिख देना, बाकी उन दोनों पे ध्यान रखना, वो दोनों चैप्टर अच्छे हैं, इजी क्वेश्चन उससे बनते हैं, समझ बात को, दोनों डायरेक्ट बने तो डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे बनते हैं, ठीक है। तो ये भी कर लेना, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा सबसे पहले पेपर देखते ही तुम्हें ये क्वेश्चन नजर आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का, एक स्टोरी दी रहेगी, क्वेश्चन आंसर करना रहेगा, एमसीक्यू करना रहेगा। होपफुली मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक स्टोरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर टिक कर लेना, इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया है, वही तुम्हारा अपठित गद्यास कर लोगे पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं, पढ़ के कर लोगे क्वेश्चन आंसर, ऐसे क्वेश्चन आंसर होंगे, पढ़ के कर लेना। सेकंड वाला स्टोरी रहेगी, पर ये पोएम के फॉर्मेट में रहेगा, इसको भी अपठित तुम्हारा क्या अपठित, ये काव्यांश है, कविता है, कविता रहेगी, उसके क्वेश्चन आंसर करने रहेंगे। कविता देखा, क्वेश्चन आंसर देखा, 5 क्वेश्चन आंसर है, आराम से 5 क्वेश्चन आंसर कर लिए। अंत में इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, पहले तो एमसीक्यू रहेंगे, फिर यहाँ पर देखो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी लिखना रहेगा, इन्हीं लाइनों देख के लिखना रहता तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज है, कविता है, कविता दे दी गई और उसके बाद 2 क्वेश्चन आंसर, एक यहाँ पर ऐसे दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें देख के करना रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा ग्रामर वाला पार्ट आता है। ग्रामर वाला पार्ट पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो मैं यही सर्च करूँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद का बताने का मतलब क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे पहले मुक्तेश्वर की यात्रा हमें हिमालय के आभार्य छवि को दिखाती है, मिश्रित वाक्य में, मिश्र वाक्य में बदलिए। अब क्या है कि जब हमें मुक्तेश्वर की यात्रा होती है तब हमें क्या होता है कि अभिराम छवि दिखाई देती है। अब मेरी बात को समझो, ये जो चीजें होती है रचना के आधार पर वाक्य में, वाक्य में बदलना रहता है, कभी मिश्रित वाक्य में बदलने बोला, कभी सरल वाले वाक्य में बदलना, तो ये ग्रामर तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा मैं लीक कर दे रहा हूँ, ये गलत होगा, मेरी बात को समझ रहे हो, तो ग्रामर सीखना पड़ेगा। हम अपने टाइम में बहुत तेज थे इन ग्रामर्स में, तो इसमें तुम्हें क्या है कि किस तरीके से रचना के आधार पर वाक्य भेद होता है। हिंदी ग्रामर सीख लेना, कोई भी चैनल है, हिंदी अध्यापक के चैनल है, दिव्य ज्ञान है, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर, तो वहां से पहले तुमने एक दिख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 ये तुम्हारा होगा, 4 नंबर का आएगा, समझ रहे बात को। तो पहले वाक्य में बदलने सीख लेना, किस तरीके से सरल वाक्य में बदलते हैं, किस तरह से मिश्रित वाक्य में बदलते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है, इसमें मैं सिखाऊंगा, टाइम लगेगा, और मैं जेन्युइनली ओपिनियन देकर बताता हूं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मेरे को इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है इस चीज में, समझ रहे बात को। दूसरी चीज तुम्हारा क्या, वाच्य में बदलना है यहाँ पर, समझ रहे बात को। अब क्या कर्म वाच्य में बदलने बोलेगा, अब ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, अब इसको कर्म वाच्य में बदलना है, ये ड्राइवर द्वारा, अब कभी भी कर्म वाच्य में बदलना तो उसको क्या करता है, द्वारा लगा दिया जाता है, मेरे को इतना याद है। तो ये भी तुम सीख लेना, वाच्य सीख लेना, किस तरह से भाव वाच्य में बदलना, किस तरीके से कर्म वाच्य में बदलना, तो इस तरीके से तुम्हें सीखना पड़ेगा। कबीर के आदेशों पर चलते थे, भाववाच्य में बदलिए, तो उनके द्वारा कबीर के आदेशों पर चला जाता था, तो बदल दिया किस तरीके से, तो इस तरीके से तुम्हें देखना। क्वेश्चन नंबर 4 ये तुम्हारा वाच्य रहेगा, ठीक है, वाच्य में बदलने बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम यूट्यूब से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा पद परिचय है, किसी भी पद का परिचय देना है उन्हें। अब कोई वर्ड लिखा हुआ रहेगा, अब तुम्हें कोई लाइन दे, अब वो बोलेगा उन्हें का परिचय दो, तो यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग लग रहा है, स्त्रीलिंग मेल लग रहा है, उन्हें तुम्हें लग रहा है, उसका तुम्हारा क्या, उन्हें क्या सर्वनाम है पहली बात, उसके बाद तुम्हारा क्या पुरुषवाच्य है, पुलिंग है, तो सारी चीजें तुम्हें पूरा परिचय देना किसी पद का। यहाँ अक्षर लिखा होता, अक्षर का परिचय देना, अक्षर क्या है, अव्यय है, कोई अव्यय है, उसका तुम्हारा क्या है, कालवाचक है, काल, कोई किसी अक्षर का काल के बारे में बता रहा, तो उसके बाद घूमता हूं, कुछ चीजों के बारे में बता रहा, तो पूरा परिचय तुम्हें देना पड़ा। अंतिम मतलब आखिरी, तो ये तुम्हें क्या संज्ञा है, अंतिम एक वर्ड है, तो इस पूरा परिचय देना, तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रामर है। उसका तुम्हारा क्या, अलंकार, अब तुम्हें अलंकार है बताना, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा आखिरी है, इसके बाद तुम्हारा खत्म हो जाता, कुछ नहीं है। तो तुम्हारा 16 नंबर का ग्रामर है भाई, 16 नंबर का सब चर्चा नंबर का, अलंकार भी 4 नंबर का, तुम्हें बोलेगा कि अलंकार है बदल दो, कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन दिया रहेगा, तो पहला तुम्हारा उपमा है, रूपक है, मान्य विकर्म है, तो सारे अलंकार तुम्हें सीखने पड़ेंगे, तो सारे अलंकार सीख लेना, होपफुली समझ में आएगा। मैंने सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ग्रामर सीख लेना भाई, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता, ग्रामर सीख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ग्रामर वाली वीडियो बस सीख लेना, एक वीडियो लगेगी, कहीं भी वीडियो यूट्यूब पे देख के सीख लेना, तुम्हारा काम कंप्लीट है। और 80 आउट ऑफ 80 मैं गारंटी ले रहा हूं, ये वीडियो तुमने देख ली तो खत्म है भाई, 80 कॉन्फिडेंस रखना, हो जाएगा। बस जल्दी हाथ चलाना, थोड़ा लेंदी पेपर आता है, ठीक है, लेंदी रहेगा पर इजी पेपर रहेगा, टेंशन नहीं है, बस लिखने आना तो आना चाहिए, बना के लिखोगे, हिंदी बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।